Hello, good evening everyone. I'm audible. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, चलिए ठीक है। सो प्रीवियस सेशन में हमने क्या डिस्कस किया था? प्रीवियस सेशन में हमने फंक्शंस के बारे में डिस्कस किया था। फंक्शन एग्जैक्टली होते क्या है, फंक्शन को किस तरह से यूज करना चाहिए। ओके, ये सारी चीजें हमने लास्ट सेशन में डिस्कस की थी। एंड देन उसी के साथ हमने कि कॉल बैक फंक्शंस होते क्या है। ओके, कि अगर आप किसी फंक्शन के अंदर किसी और फंक्शन को अगर आप नेस्टेड फॉर्मेट में एज आर्गुमेंट पास करते हो तो उसे हम कॉल बैक फंक्शन कहते हैं। बट कॉल बैक के अंदर ओके, अब नेस्टेड फंक्शन के अंदर अब कौन सा फंक्शन यूज करना चाहिए, फैट एरो नोटेशन वाला फंक्शन यूज करना चाहिए या नेमलेस फंक्शन यूज करना चाहिए। ठीक है, ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट था, तो लास्ट सेशन में हमने उस कंसेप्ट को अंडरस्टैंड भी किया था। उसके लिए सिंपल क्या किया था, हमने एक सेट टाइम आउट फंक्शन लिया था। ओके, एक सेट टाइम आउट फंक्शन हमने डिफाइन किया था। उसके बाद क्या किया था, उसको दो आर्गुमेंट लगते हैं। ओके, वैसे उसके अंदर तीन हम प्रोवाइड कर सकते हैं, वो बाद में बताऊंगा मैं आपको। बट करंटली हमने क्या किया था, दो आर्गुमेंट देखे थे। ओके सॉरी, दो पैरामीटर हमने उसके अंदर देखे थे, एक था फंक्शन एक था टाइमर। ओके, और उसे हमने क्या किया था, सिंपल प्रोवाइड किया था। ठीक है, एंड उसके बाद जो भी आपका आउटपुट रहेगा उस तरह से वो आउटपुट क्या हो रहा था, वहां पे आपका प्रिंट भी हो रहा था। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल इस तरह से हमने क्या किया था, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था और इस ऑब्जेक्ट में हमने यहाँ पर स्टार्ट फंक्शन नाम की एक प्रॉपर्टी क्रिएट की थी। एक सेकंड, इसे ओके ठीक है। तो सिंपल स्टार्ट एग्जाम नाम से हमारा एक प्रॉपर्टी थी, इसके अंदर एक फंक्शन था। फंक्शन के अंदर हमने कंसोल इंप्लीमेंट किया था एंड उसके बाद मैंने क्या किया था, यहाँ पे इस सब्जेक्ट को एक्सेस करने के लिए मैंने यहाँ पर एक सेट टाइम आउट फंक्शन का यूज किया था। अब हम सबको पता है कि जब हम सेट टाइम आउट यूज करते हैं तो ये क्या कराता है, फंक्शन को डिले कराता है। क्या कराता है, फंक्शन एग्जीक्यूशन को डिले कराता है, जो भी आप टाइमर प्रोवाइड करेंगे तब तक। ठीक है, तो हमने यहाँ पे टाइमर प्रोवाइड किया था 2 सेकंड का, तो 2 सेकंड के बाद वो जो फंक्शन है उसका क्या होना चाहिए, सिंपल आपका डिले होना चाहिए। तो बस उसी के हिसाब से मैंने एक जगह नेमलेस फंक्शन को यूज किया था। अब नेमलेस फंक्शन क्या होता है, तो इसका जो थियोरेटिकल पार्ट है वो मैंने नोट्स के अंदर आपको पे मेंशन करके दिया है। ओके, तो नोट्स के अंदर जो थियोरेटिकल पार्ट है वो मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है, अब एक बार इसे पढ़ लेना। ओके, सो नेमलेस फंक्शन क्या होता है, अ फंक्शन दैट डज नॉट हैव अ नेम। अगर किसी फंक्शन को अगर नेम नहीं है एंड यू कैन नॉट डिफाइन दिस अलोन इन अ मेन कोड, उसे हम अकेले तो डायरेक्टली हम लिख नहीं सकते, इसलिए हमको क्या करना पड़ता है, उस फंक्शन को किसी फंक्शन के अंदर हमको लिखना पड़ता है, या तो हमको क्या करना पड़ता है, उसे किसी वेरिएबल में लिखना पड़ता है, उसे आप फंक्शन एक्सप्रेशन भी कहते हो। ठीक है, तो वो होता है नेमलेस फंक्शन। और जब किसी फंक्शन को हम नेम प्रोवाइड नहीं करते हैं तो ये आपका एक नेमलेस फंक्शन है। अगर आप थोड़ा और ऊपर आएंगे, ओके, अगर आप यहाँ पे फंक्शन एक्सप्रेशन को चेक करेंगे तो फंक्शन एक्सप्रेशन के अंदर भी हमने क्या नहीं किया था, फंक्शन को नेम प्रोवाइड नहीं किया था। ओके, कहां पर गया, ओके, तो यहाँ पर भी हमने क्या नहीं किया था, फंक्शन को नेम प्रोवाइड नहीं किया था। तो बेसिकली ये भी क्या हो गया, नेमलेस फंक्शन ही हो गया। बट इस फंक्शन को मैंने क्या किया था, वेरिएबल में स्टोर किया था। तो जब हम किसी फंक्शन को किसी वेरिएबल में स्टोर करते हैं तो वो फंक्शन एक्सप्रेशन बन जाता है। तो सिंपल सी बात है कि डेवलपर्स ने जिस तरह से फंक्शन को यूज किया उस तरह से उसको नाम प्रोवाइड किए, एंड देन उन फंक्शन को आज हम क्या करते हैं, रियल टाइम प्रैक्टिकल के लिए हम क्या करते हैं, प्रोजेक्ट्स के अंदर यूज वगैरह करते हैं। देन एरो फंक्शन भी हमने डिस्कस किया था। ओके, कि एरो फंक्शन के अंदर सिंपल एक फैट एरो नोटेशन होता है, उसको यूज हम यहाँ पे करते हैं। बट नॉर्मल फंक्शन और एरो फंक्शन में एक और डिफरेंस ये था कि नॉर्मल फंक्शन होस्टेड हो जाता है, बट एरो फंक्शन हो गया या फॉर एग्जांपल आपका ये फंक्शन एक्सप्रेशन हो गया, ये होस्टेड नहीं होते हैं। तो ये भी सारी चीजें हमने लास्ट सेशन में डिस्कस की थी। ओके, तो नेमलेस फंक्शन क्या होता है, देन कॉलबैक फंक्शन क्या होता है, ये भी हमने डिस्कस किया। एरो फंक्शन के बारे में हमने पढ़ा। अब एरो फंक्शन का ऐसा प्रॉपर डेफिनेशन तो आपको देखने को नहीं मिलेगा, बट एरो फंक्शन इज द कंसाइज और सिंपलेस्ट वे टू राइट द फंक्शन। ओके, ऐसा आप इसका डेफिनेशन कह सकते हो। और ये एरो फंक्शन हम ईयर 6 वर्जन के बाद से यूज करने लगे। देन फंक्शन एक्सप्रेशन हमने देखा, एंड नेम फंक्शन के दो पैरामीटर थे, नॉन पैरामीटराइज्ड फंक्शन एंड एक पैरामीटराइज्ड फंक्शन। देन मैंने यहाँ पे लिख दिया था प्योर जावास्क्रिप्ट फंक्शन। सो प्योर जावास्क्रिप्ट फंक्शन किसे कहते हैं, तो दिस इज द डेफिनेशन, अ फंक्शन दैट ऑलवेज रिटर्न द सेम आउटपुट फॉर द सेम इनपुट। सो अगर आपके फंक्शन के अंदर पैरामीटर है, पैरामीटर के बाद आर्गुमेंट है और रिटर्न कीवर्ड भी है, तो जो पैरामीटर आप उसे पास कर रहे हो उसी पैरामीटर के बेसिस पे जिस आर्गुमेंट वैल्यू को आपने पास किया है, अगर वो सेम इनपुट और उसके बेसिस पे सेम आउटपुट अगर आपको रिटर्न करता है तो उसे प्योर जावास्क्रिप्ट फंक्शन भी हम यहाँ पे कहते हैं। तो इंट्रो में कंफ्यूज करने के लिए आपको पूछ सकते हैं व्हाट इज प्योर जावास्क्रिप्ट फंक्शन, डिफाइन दी सिंटैक्स ऑफ प्योर जावास्क्रिप्ट फंक्शन। तब आपको क्या करना है, उसका जो सिंटैक्स है वो आपको इस तरह से लिखना है। हाँ, बट यहाँ पे रिटर्न कीवर्ड होना चाहिए। ओके, तो जो भी आपकी फंक्शनलिटी है वो आप यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हो।
ये सारी चीजें हमने लास्ट सेशन में डिस्कस की थी एंड आज हम डिस्कस करेंगे IFE फंक्शन। ओके, अब ये प्रीवियसली ES6 से पहले हम यूज करते थे, व्हाई वी आर यूजिंग IFE फंक्शन, इसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट, ओके, जिसके अंदर इफ स्टेटमेंट आते हैं, एल्स इफ स्टेटमेंट आते हैं, ओके, एंड देन स्विच स्टेटमेंट। तो इतना पार्ट आज हमको कवर करना है और अगर टाइम रहता है तो इसके आगे का पार्ट भी हम आज कंटिन्यू करेंगे। तो इससे पहले कल के टॉपिक के अंदर कोई डाउट है किसी को? यस एनीवन? तो पहले बताइए मुझे, अगर कोई भी कंफ्यूजन हो आपको तो पहले बताइए। क्लियर है क्या यस्टरडे तक पूरा टॉपिक? यस एवरीवन? यस सर, क्लियर। ओके, सब क्लियर है? ऐसा कोई है जिसको नहीं समझ में आया है? अब जो लेक्सिकल मैंने लास्ट में सेशन एंड होते वक्त बताया था उसका भी मैं एग्जांपल दूंगा, वो भी आपको एक्सप्लेन करूंगा और उसका डेफिनेशन भी लिख देता हूं। ओके, सो लेक्सिकल को छोड़ दो, बट उससे प्रीवियस जो भी हमने डिस्कस किया था वो आपको क्लियर होना चाहिए। चलिए, अभी डिस्कस करना है हमको IFE फंक्शन। ओके, चलिए तो एक काम कर देता हूं मैं यहाँ पे लिख देते हैं IFE फंक्शन। ओके, तो बेसिकली ये जो IFE फंक्शन है इसे हम कहते थे इमीडिएटली इनवोक फंक्शन एक्सप्रेशन। ओके, सो जो IFE है इसको हम कहते हैं इमीडिएटली इनवोक फंक्शन एक्सप्रेशन। ओके, ये IFE का क्या है? लॉन्ग फॉर्म है। IFE स्टैंड्स फॉर इमीडिएटली इनवोक फंक्शन। ओके, अब ये जो फंक्शन है ये हम क्या करते थे? ES6 वर्जन से पहले यूज करते थे। अब ES6 वर्जन से पहले इसे यूज करने का रीजन क्या था? कोई बता सकता है? व्हाई वी आर यूजिंग IFE फंक्शन बिफोर ES6 वर्जन? बताइए। अब मुझे बताइए 2015 से पहले या ES6 वर्जन से पहले हमारे पास कौन से वेरिएबल कीवर्ड अवेलेबल थे? वैर अवेलेबल था। तो बताइए वैर ये ग्लोबल स्कोप, फंक्शन स्कोप या फॉर एग्जांपल लोकल स्कोप किसे सपोर्ट करता है? ग्लोबल स्कोप। ग्लोबल सपोर्ट करता है। ओके, सो अब मुझे बताइए फॉर एग्जांपल अगर आपको एक प्राइवेट स्कोप वेरिएबल डिफाइन करना है तो ऑब्वियस है वैर, तो मैंने कहा था कि वैर सिर्फ फंक्शन स्कोप को सपोर्ट करता है। ओके, उसका कोई लोकल स्कोप होता नहीं है। ओके, एंड देन वो ग्लोबली भी डिक्लेयर होता है। ओके, सो अगर आपको क्या करना है, फंक्शन है आपके पास और अगर आपको फंक्शन के अंदर किसी वेरिएबल के लिए प्राइवेट स्कोप अगर आपको डिफाइन करना है तो इन दैट केस हम क्या करते थे? IFE फंक्शन को यूज करते थे बिफोर द ES6 वर्जन। ओके, सो बेसिकली जो IFE फंक्शन है इसका मेन पर्पस था टू क्रिएट द प्राइवेट स्कोप। ओके, इसका क्या रीजन था? सो IFE was primarily used, okay, so primary use to create private scope। ओके, अगर किसी वेरिएबल के लिए अगर आपको क्या करना है, प्राइवेट स्कोप अगर आपको क्रिएट करना है तो उसके लिए हम क्या करते थे? सिंपल इस IFE फंक्शन का यूज करते थे। ओके, सो IFE वाज प्राइमरी यूज टू क्रिएट प्राइवेट स्कोप। ओके, कुछ मिस्टेक है क्या यहाँ पे? प्राइमरीली यूज फॉर टू क्रिएट प्राइवेट स्कोप, उसके लिए हम क्या करते थे? इसका यूज करते थे। अब इसका जो यूज करते थे तो इसका सिंटैक्स आपको क्लियर होना चाहिए। ओके, अब देखिए IFE का लॉन्ग फॉर्म है इमीडिएटली इनवोक फंक्शन एक्सप्रेशन। ओके, अब इसको इमीडिएटली इनवोक फंक्शन एक्सप्रेशन इसलिए कहा जाता है बिकॉज ये जो फंक्शन है जैसे हम यहाँ पे क्या करेंगे? डिफाइन करेंगे तो इमीडिएट उसको हम क्या कर देंगे? एग्जीक्यूट कर देंगे या उसे हम क्या कर देंगे? रन कर देंगे। ओके, सो बेसिकली जैसे ही हमने उसे डिफाइन किया उसे इमीडिएटली हम क्या करेंगे? रन करेंगे। तो उसे कहते हैं इमीडिएटली इनवोक फंक्शन। ओके, अगर आपको इमीडिएटली इनवोक फंक्शन क्रिएट करना है तो जो भी इसका सिंटैक्स है उसको लिखने के लिए क्या करना पड़ता है आपको? जो भी आपका फंक्शनलिटी का कोड है वो एक पैरेंथेसिस के अंदर आता है। ओके, सो IFE इज क्रिएटेड बाय रैपिंग a standard function, okay, by wrapping a standard function in parenthesis। ओके, हम क्या करते थे? इसको पैरेंथेसिस के अंदर हम क्या करते थे? इसको रैप करते थे। ओके, सो पैरेंथेसिस, ठीक है, तो इसी के अंदर हमको क्या करना होता था? इस फंक्शन को लिखना पड़ता था। ओके, सो दिस इज सिंपल योर IFE। सो IFE इज क्रिएटेड बाय रैपिंग अ स्टैंडर्ड फंक्शन इन पैरेंथेसिस। ओके, एंड देन immediately,
okay, and then immediately adding parenthesis, okay, at the end to invoke the function. ओके अगर आपको क्या करना है, फंक्शन को इन्वोक करना है, तो हम क्या करते थे, जैसे आपने फंक्शन को डिफाइन किया एक पैरेंथेसिस के अंदर, तो उसके बाद इमीडिएटली हमको क्या करना पड़ता था, पैरेंथेसिस को इंप्लीमेंट करना था, जिसके वजह से फंक्शन क्या हो सके, आपका इन्वोक हो सके या तो क्या हो सके, रन हो सके। ओके इसलिए इसका नाम रखा है इमीडिएटली इन्वोक फंक्शन, ताकि जैसे हम पैरेंथेसिस प्रोवाइड करेंगे, फंक्शन डिक्लेयर करेंगे, तो उसके इमीडिएट बाद में क्या हो जाना चाहिए, आपका इन्वोक हो जाना चाहिए। ओके तो इसका सिंटैक्स कैसे आएगा, सो अगर सिंटैक्स इसका लिखना है तो इसका सिंटैक्स इस तरह से क्रिएट होगा कि सबसे पहले आप पैरेंथेसिस प्रोवाइड करेंगे और लास्ट में आप पैरेंथेसिस प्रोवाइड करेंगे। ओके सो ये क्या हो गया, ये हो गया सिंपल आपका इमीडिएटली इन्वोक फंक्शन। बट अब यहाँ पर आपके दो पैरेंथेसिस है। अब दो पैरेंथेसिस का मीनिंग क्या है, फर्स्ट पैरेंथेसिस है इसके अंदर आपको फंक्शन एक्सप्रेशन लिखना है, सेकंड पैरेंथेसिस है ये आपका फंक्शन को कॉल करने वाला है, और ये जो आपका पैरेंथेसिस है फर्स्ट, इसके अंदर हम क्या करेंगे, फंक्शन को डिक्लेयर करेंगे। सो फंक्शन पैरेंथेसिस करली ब्रैकेट ओपन क्लोज, और यहाँ पर भी फंक्शन को हम कोई नाम प्रोवाइड नहीं करते हैं, तो इस तरह से इस फंक्शन को लिखा जाता है। ओके एंड देन इसके अंदर जो भी आपको फंक्शनलिटी लिखनी है वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे console.log लिख दिया, ओके एंड इसके अंदर कुछ मैं लिख देता हूँ, जैसे कि हमने यहाँ पे लिख दिया आई एम IIFE फंक्शन। तो इस तरह से इस फंक्शन को बनाया जाता है। कैसे बनाया इस फंक्शन को, सिंपल, इस फंक्शन को डिक्लेयर करते वक्त सिर्फ आपका एक पैरेंथेसिस रहेगा, देन ये जो पैरेंथेसिस है इसका काम क्या है, फंक्शन को रन करना, और ये जो पैरेंथेसिस है ये किसे होल्ड करता है, फंक्शन को होल्ड करता है, किसे होल्ड करता है, स्टैंडर्ड फंक्शन को होल्ड करता है। ओके और इसके अंदर क्या किया आपने, एक स्टैंडर्ड फंक्शन को क्रिएट किया, एंड आफ्टर क्रिएटिंग स्टैंडर्ड फंक्शन उसके बाद क्या करना जरूरी है, इसको कॉल करना जरूरी है। ओके सो दिस इज द इमीडिएटली इन्वोक फंक्शन, और इसका मेन रीजन क्या था क्रिएट करने का, ताकि हमको हमारे प्रोजेक्ट के अंदर अगर प्राइवेट स्कोप अगर क्रिएट करना है तो प्राइवेट स्कोप क्रिएट करने के लिए हम क्या करते थे, इसका यूज करते थे। ओके तो चलिए एक बार रन करके देखते हैं इमीडिएटली इन्वोक फंक्शन किस तरह से यहाँ पे रन होता है। चलिए, और किस तरह से हम उस वेरिएबल पे एक्सेस नहीं कर पाएंगे वो भी एक बार देखते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ यहाँ पर, जस्ट आई एम क्रिएटिंग वन फाइल, ओके बिकॉज इसके बाद अगर आपने कोई भी फंक्शन डिक्लेयर किया तो आपको एरर आएगा। मैं इस एग्जांपल के थ्रू मैं आपको इंप्लीमेंट करके दिखाता हूँ। चलिए एंड index.html में हम एक और स्क्रिप्ट यहाँ पे अटैच कर लेते हैं, देन src। सो एक HTML फाइल के अंदर आप मल्टीपल स्क्रिप्ट फाइल्स अटैच कर सकते हो, ओके या इंटीग्रेट कर सकते हो। तो फिलहाल मैं इसे ऐसे कमेंट कर देता हूँ IIFE, एंड देन यहाँ पे console.warn यूज करेंगे, बैकटिक, एंड देन यहाँ पे लिखते हैं IIFE फंक्शन। चलिए राइट क्लिक, कॉपी पाथ, एंड देन यहाँ पर पेस्ट करते हैं। जस्ट 1 मिनट, रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया ना हमने, हाँ ओके ठीक है। चलिए ओके सो जैसे ही मैंने कहा कि फंक्शन को अगर आपको क्रिएट करना है, फिर फंक्शन को क्रिएट करना है तो कैसे क्रिएट किया जाता है, फर्स्ट प्रोवाइड द पैरेंथेसिस, ओके इसके अंदर हम पूरा फंक्शन का बॉडी लिखेंगे। ओके सो दिस फर्स्ट पैरेंथेसिस यूज्ड फॉर डिफाइनिंग द फंक्शन बॉडी, एंड उसके बाद सेकंड पैरेंथेसिस हम यूज करेंगे फंक्शन कॉलिंग के लिए। ओके सो ऑलवेज रिमेंबर यू हैव टू प्रोवाइड टू पैरेंथेसिस हियर। ओके अब ये जो पैरेंथेसिस है इसके अंदर क्या करना है, आपको फंक्शन का डिक्लेरेशन लिखना है। तो फंक्शन पैरेंथेसिस करली ब्रैकेट ओपन क्लोज, एंड इसके अंदर कुछ भी आप स्टेटमेंट लिख दो। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे स्टेटमेंट लिख दिया आई एम IIFE फंक्शन, ओके एंड जैसे यहाँ पे पेज को रिफ्रेश करेंगे देन सी क्या हुआ है पे, ओके जैसे मैंने कहा कि इसके लिए कोई भी ऊपर फंक्शन नहीं चाहिए, ये एक अकेला फंक्शन यहाँ पे रहेगा। और जैसे यहाँ पे पेज को रिफ्रेश करेंगे देन सी आपको यहाँ पे जो आउटपुट है वो आउटपुट आपको डायरेक्टली यहाँ पे विजिबल हो गया, आई एम IIFE फंक्शन। मींस इस फंक्शन को जब हम डिक्लेयर करेंगे तो इसके ऊपर कोई भी और फंक्शन आपको यहाँ पे नहीं चाहिए। और console.log क्या है, तो console.log बेसिकली log इज द फंक्शन, ओके सो इसलिए अगर मैं इसके ऊपर console.log लिखूंगा तो हुआ क्या, यहाँ पे वो फंक्शन को कंसीडर करता है और इसलिए डायरेक्टली आपको यहाँ पे एरर आ जाता है। तो इसीलिए जब भी आप IIFE फंक्शन बनाते हो तो टॉप ऑफ द लाइन ये अकेला फंक्शन यहाँ पे होना चाहिए। ओके देन से आपका जो आउटपुट है वो इस तरह से यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। तो फर्स्ट आपने जो डिक्लेयर किया वो था आपका फंक्शन बॉडी फर्स्ट पैरेंथेसिस के अंदर, और जब आपने इस तरह से यहाँ पे प्रोवाइड किया ये था आपका फंक्शन कॉलिंग। तो आपको जस्ट पैरेंथेसिस लिखना है, उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ भी और प्रोवाइड नहीं करना है।
ओके चलिए, अब ये हो गया बेसिक सा एग्जांपल। ओके, अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा और इसके एडवांस में जाते हैं कि हाउ वी डिफाइन द प्राइवेट स्कोप। इसके अंदर प्राइवेट स्कोप कैसे डिफाइन करते हैं। तो फिर से क्या करेंगे, तो मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ। ओके, सो मैं यहाँ पे लिखूंगा डिफाइन प्राइवेट स्कोप। अब हम इसे यूज नहीं करते, ओके, बिकॉज अभी कॉस्ट कीवर्ड आ चुका है, अभी एरो फंक्शन है, तो मोस्टली वी आर यूजिंग एरो फंक्शन। बट ये जस्ट सिंटैक्स आपको पता होना चाहिए अगर अपने इंटरव्यूअर को अगर आपको पूछना है तो। चलिए, सो सिंपल लेट, देन हम यहाँ पे लेंगे यूजर नेम। ओके, फॉर एग्जाम्पल ये लेट यूजर नेम, ये एक यूजर नेम है और इसके अंदर मैं यहाँ पे डेटा स्टोर करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल विराट 18। ओके, देन के, फॉर एग्जाम्पल ये यूजर का क्या है, एक यूजर नेम है। ओके, देन आपको करना क्या है, जब भी यूजर नेम एंटर होगा तो उसका एक सीक्रेट कोड रहेगा, वो आपको प्रोवाइड करना है। ओके, तो आपने किया क्या, अब आप क्या चाहते हो कि यूजर नेम भले ही कोई एक्सेस कर सके, बट इसका जो भी टोकन है या इसका जो भी सीक्रेट कोड है वो कोई एक्सेस ना कर पाए। तो मैंने इसलिए क्या किया, यहाँ पे इस तरह से IFE फंक्शन को यूज किया। ओके, प्लीज इसका माइक शुरू हो तो। ओके, देन फंक्शन, देन हम यहाँ पे पैरेंथेसिस प्रोवाइड करेंगे एंड करली ब्रैकेट ओपन क्लोज। ओके, तो आपको क्या करना है, फर्स्ट पैरेंथेसिस के अंदर इस तरह से फंक्शन बॉडी को डिफाइन करना है। देन इसके अंदर मैं करूंगा क्या, एक वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा। ओके, और फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख दिया टोकन। ओके, एक फॉर एग्जांपल एक कोई यूजर है तो उसका मुझे एक सीक्रेट टोकन जनरेट करना है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया कि यूजर नेम अगर विराट 18K है तो उसका एक सीक्रेट टोकन होगा, और फॉर एग्जांपल वो सीक्रेट टोकन मैंने इस तरह से लिख दिया 128, सॉरी एक काम करते हैं 18। ठीक है, इस तरह से मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, उस टोकन को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ओके, अब मैं ये चाहता हूँ कि जो टोकन है ये बाहर एक्सेस ना हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे console.log रन करता हूँ, देन आई एम रनिंग console.log एंड देन हम यहाँ पे कुछ लिख देते हैं। ठीक है, तो सिंपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इनसाइड IFE टोकन इज, ठीक है, एंड देन डॉलर करली ब्रैकेट एंड देन हम यहाँ पे टोकन को प्रिंट करते हैं। अब हम जस्ट चेक करना चाहते हैं कि टोकन आपका प्रिंट होता है या नहीं होता है। ओके, एंड देन मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यूजर नेम को प्रिंट कर लेता हूँ। सो console.log, ओके, console.log एंड देन मैं यहाँ पे यूजर नेम को भी प्रिंट कर लेता हूँ एंड पेज को एक बार रिफ्रेश करते हैं। अच्छा एक सेकंड, इसे कमेंट करते हैं, पेज को रिफ्रेश करते हैं। क्या इशू है यहाँ पर, लेट यूजर नेम हमने यहाँ पे यूज किया है ना। console.log यूजर नेम, ओके एक काम करते हैं, ओके इस तरह से हम लिखते हैं, बिकॉज वो फिर से वो वही प्रॉब्लम दे रहा है कि अगर आप वेरिएबल उससे पहले लिखोगे तो वो एज अ फंक्शन उसे ट्रीट करेगा, एज अ ऑब्जेक्ट ट्रीट करेगा। सो इस वजह से वो एरर आ रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या किया, वेरिएबल को यहाँ पर डिक्लेयर किया। ओके, एंड देन सी इनसाइड IFE कोड, ओके, जो आपका ये यूजर नेम है, इसका जो टोकन है ये मैंने एक फंक्शन के अंदर डिक्लेयर करके रखा है। तो वो जो आपका टोकन है वो फंक्शन के अंदर ही मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, फिलहाल यूज कर सकता हूँ। ओके, अब अगर फॉर एग्जांपल अगर मैंने क्या किया, उस टोकन को अगर मैं बाहर यूज करना चाहता हूँ, ओके, अगर फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे क्या करेंगे, बाहर उस टोकन को अगर यूज करना चाहते हैं, सो console.log एंड देन अगर हम यहाँ पे लिखेंगे टोकन, ओके टोकन, और अगर हम पेज को रिफ्रेश करेंगे तो डायरेक्टली आपको एक एरर आएगा, रेफरेंस एरर। ओके, बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है कि आप यहाँ पे किसी भी वेरिएबल को आउटसाइड द फंक्शन आप यहाँ पे यूज नहीं कर सकते हो। ठीक है, सो दैट्स व्हाई आपको यहाँ पे एक एरर आ रहा है, दैट इज रेफरेंस एरर, कि टोकन इज नॉट डिफाइंड, बिकॉज टोकन किसके अंदर है, फंक्शन के अंदर है, और इस फंक्शन का एक स्कोप है। ओके, और ये हो गया उसका प्राइवेट स्कोप, मींस कोई भी आसानी से इस टोकन को फंक्शन के बाहर एक्सेस नहीं कर सकता है। ठीक है, तो दिस इज सिंपल IFE फंक्शन। तो इसका मेन रीजन था कि क्या हो, यहाँ पर आपका एक प्राइवेट वेरिएबल क्रिएट हो, प्राइवेट स्कोप आपका क्रिएट हो, तो इन दैट केस हम क्या करते थे, इसे यूज करते थे। बट अभी जो है, अभी एरो फंक्शन अवेलेबल है तो हम एरो फंक्शन का मोस्टली यूज करते हैं। लेट एंड कॉन्स्ट कीवर्ड है तो लेट एंड कॉन्स्ट कीवर्ड को हम क्या करते हैं, मोस्टली यहाँ पे यूज करते हैं। ओके, बट ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग दैट कि जब भी आप IFE फंक्शन डिफाइन करो तो इसके ऊपर कंपाइल टाइम के वक्त यहाँ पे कोई भी वेरिएबल या कोई भी एक नॉर्मल सा फंक्शन अवेलेबल नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वो आपको फिर एरर देगा कि इज नॉट अ फंक्शन। सबके लिए वो एरर क्या करेगा, सेम एरर ही थ्रो करेगा कंपाइल की वजह से।
कि वो आपका फंक्शन नहीं है। सो इसलिए देखिए मैंने ऊपर कुछ भी यहाँ पे डिफाइन करके नहीं रखा है, सबको मैंने कमेंट किया, और जो वेरिएबल भी मैंने डिक्लेयर किया था यूजर को, उसको भी मैं यहाँ पे फंक्शन के नीचे यूज कर रहा हूँ ग्लोबल स्कोप में, बिकॉज इसको मैं कहीं पर भी एक्सेस कर सकता हूँ, बिकॉज मैंने उसको कहीं पर भी करली ब्रैकेट के अंदर या कहीं पर भी मैंने उसे यूज नहीं किया है। ओके, सो इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से एक प्राइवेट स्कोप एंड ग्लोबल स्कोप आप डिफरेंशिएट इजिली कर सकते हो। ओके, दिस इज सिंपल आईएफई फंक्शन। आपको सिंटैक्स यहाँ पे पता होना चाहिए। क्लियर है क्या? यस एवरीवन? यस सर। ओके, सो अब मुझे बताइए, फॉर एग्जांपल मेरे फंक्शन के अंदर अगर फॉर एग्जांपल पैरामीटर मुझे यूज करने हैं, तो पैरामीटर आर्गुमेंट कहां पर पास करेंगे हम? कहां पर यूज कर सकते हैं? यस, कहां पर डिफाइन किए जाते हैं पैरामीटर्स एंड आर्गुमेंट्स? कहां पर डिफाइन किए जाते हैं? ऊपर के ब्रैकेट में, ब्रैकेट फंक्शन। ब्रैकेट ओके, में सर। सो ये ब्रैकेट है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया यूजर, ओके, एंड देन यहाँ पे अगर मैं यूजर प्रोवाइड करा देता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे प्रोवाइड करा दिया रोहित 45, ठीक है, एंड देन अगर मुझे इसे एक्सेस करना है तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखूंगा डॉलर करली ब्रैकेट यूजर, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे पेज को रिफ्रेश करते हैं, एक काम करते हैं, ये टोकन बाहर एक्सेस नहीं होगा तो इसको कमेंट करना पड़ेगा हमको। देन यहाँ पर इस यूजर नेम को भी मैं यहाँ पे कमेंट करता हूँ, या ठीक है तो रहने दो, एंड पेज को मैं रिफ्रेश करता हूँ। एंड जैसे यहाँ पे पेज को रिफ्रेश करेंगे, देन सी अगर आपको यहाँ पे क्या करना है, अगर आपको पैरामीटर से आर्गुमेंट यूज करने हैं, तो ये जो फंक्शन आपने यहाँ पे डिफाइन किया है, इसके आगे जो पैरांथेसिस है, यहाँ पर ही आप क्या करेंगे, पैरामीटर कॉल करेंगे, और इस पैरामीटर की जो वैल्यू है, वो जो आप फंक्शन कॉल करते हो, जो पैरांथेसिस है उसके अंदर आप क्या करोगे, यहाँ पे उसकी वैल्यू को पास करोगे, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इस फंक्शन के अंदर आर्गुमेंट्स एंड पैरामीटर को पास इजिली कर सकते हो। ओके, सो दिस इज सिंपली अ बेसिक सिंटैक्स ऑफ आईएफई फंक्शन, और इसको हम ES6 से पहले प्राइवेट स्कोप डिफाइन करने के लिए यूज करते थे। ओके, चलिए, क्लियर है कंसेप्ट? मींस समझ में आया सिंटैक्स क्या है इसका? यस एवरीवन? यस सर। ओके, ठीक है, यस। चलेगा। तो मैं इसको ऐसे कॉपी करता हूँ, नोट्स के अंदर यहाँ पे प्रोवाइड करा के दे देता हूँ। चलिए सर, एक बार शॉर्टली रिवाइज कर दोगे क्या? ठीक है, चलेगा, एक सेकंड। ओके, सो बेसिकली एक काम करते हैं। ओके, सो बेसिकली अगर मुझे क्या करना है, आईएफई फंक्शन का मीनिंग क्या होता है? सो आईएफई स्टैंड्स फॉर इमीडिएटली इन्वोक फंक्शन। उसका मीनिंग ये होता है कि अगर आपको क्या करना है, कोई फंक्शन क्रिएट करना है, बट उसका क्या होना चाहिए, उसके अंदर जो भी मैंने डिक्लेयर किया है, वेरिएबल्स हो सकते हैं, ओके, उनका एक प्राइवेट स्कोप होना चाहिए। तो ये 6 वर्जन से पहले हम क्या करते थे, var वगैरह यूज करते थे, ओके। तो var का तो कोई स्कोप था नहीं, सिर्फ वो फंक्शन को सपोर्ट करता है और ग्लोबल स्कोप को सपोर्ट करता है। सो अगर आप चाहते हो कि आपका कोई ऐसा सिंटैक्स हो जिसके अंदर आप वेरिएबल का प्राइवेट स्कोप डिफाइन करना चाहते हो, तो इन दैट केस हम क्या करते थे, सिंपल आईएफई फंक्शन का यूज करते थे। सो अगर आपको आईएफई फंक्शन डिफाइन करना है, तो आईएफई फंक्शन डिफाइन करने के लिए सिंपल क्या करना होता है आपको, पैरेंथेसिस, ओके। अब ये जो फर्स्ट पैरेंथेसिस है, इसके अंदर क्या डिफाइन करना होता है आपको, फंक्शन बॉडी, और सेकंड पैरेंथेसिस जो होता है, इसके अंदर आपको फंक्शन को कॉल करना होता है, ओके। तो फर्स्ट पैरेंथेसिस फॉर फंक्शन बॉडी, सेकंड पैरेंथेसिस फॉर फंक्शन कॉलिंग, और इसकी वजह से इमीडिएटली फंक्शन कॉल हो जाएगा। देन इसके अंदर आपको फंक्शन डिफाइन करना है। देन मैंने यहाँ पे यूज किया फंक्शन पैरेंथेसिस करली ब्रैकेट ओपन क्लोज, ठीक है। इस तरह से हमने यहाँ पे इसे डिफाइन किया, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये फंक्शन बॉडी आपका डिक्लेयर हो गया, और इसके अंदर आप कुछ भी लिखो, ओके। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, लेट टोकन, ओके, फॉर यूजर, इस तरह से एक वेरिएबल मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया, एंड इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे टोकन लिखेंगे, ओके। कुछ भी टोकन लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे टोकन जनरेट किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब ये जो टोकन है, मैं नहीं चाहता हूँ कि ये कोई बाहर एक्सेस करे, ओके। और फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कंसोल लिख दिया, console.log, एंड देन मैंने यहाँ पे लिख दिया टोकन फॉर यूजर, ओके। टोकन फॉर यूजर उसका एक सीक्रेट की है, ठीक है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे लिख दिया, एंड देन डॉलर करली ब्रेसेस, और हम यहाँ पे लिखते हैं टोकन फॉर यूजर। अब मैंने किया है, फंक्शन डिफाइन किया है एक पैरेंथेसिस के अंदर, और फंक्शन कॉलिंग में विदाउट नेम यहाँ पे कर रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ ओनली पैरेंथेसिस। और अगर हम यहाँ पे पेज को रिफ्रेश करेंगे, ओके, अगर हम यहाँ पे क्या करेंगे, पेज को रिफ्रेश करेंगे, देन सी आपको यहाँ पे आपका जो डेटा है वो आपको यहाँ पे एक्चुअल में विजिबल हो जाएगा। अब अगर हम क्या करते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये आपको यहाँ पे डेटा मिल गया। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं इसके अंदर कोई पैरामीटर पास करना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख दिया यूजर। अब अगर मैंने यहाँ पे पैरामीटर लिया है, तो आर्गुमेंट भी कहाँ पर पास करेंगे,
तो आर्गुमेंट पास करने के लिए हमारे पास पैराथेसिस है, बिकॉज यही फंक्शन कॉलिंग के वक्त हम आर्गुमेंट की वैल्यू यहाँ पे लिखते हैं। और फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिख दिया रोहित, ओके, एंड देन यहाँ पे जो यूजर लिखा है इसको मैं रैप करूंगा करली ब्रैकेट के अंदर एंड देन डॉलर, एंड पेज को रिफ्रेश करते हैं। देन सी इस तरह से आपका जो डेटा है वो इसको मिल गया, एंड देन आपने इस तरह से पैरामीटर एंड देन क्या आपने आर्गुमेंट को यहाँ पे यूज किया। अब अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कंसोल डॉट लॉग, और अगर मैं यहाँ पे टोकन फॉर यूजर को अगर मैं यहाँ पे ट्राई करूंगा कॉल करने का, ओके, और अगर हम यहाँ पे पेज को रिफ्रेश करेंगे देन सी वो जो वेरिएबल है वो इस स्कोप के बाहर नहीं आएगा, इसका एक प्राइवेट स्कोप हो चुका है, ओके, और इसके बाहर नहीं आएगा तो आपको एक एरर आएगा दैट इज कॉल्ड रेफरेंस एरर, ओके। तो जब जब आप क्या करते हो यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करते हो स्कोप के बाहर वो वैल्यू अगर उसको नहीं मिलती है तब तक वो क्या करता है आपको रेफरेंस एरर शो करता है, एंड दिस इज कॉल्ड रेफरेंस एरर, ओके। तो इस तरह से प्राइवेट स्कोप डिफाइन करने के लिए हम इसे यूज करते थे। क्लियर है अभी? यस सर। यस सर। ठीक है, चलेगा। यस सो अभी हम आते हैं लेक्सिकल स्कोप के पास, ओके। अब नेक्स्ट कंसेप्ट जो अंडरस्टैंड करना है दैट इज कॉल्ड लेक्सिकल स्कोप। अब कल मैंने आपको बताया था कि लेक्सिकल स्कोप एग्जैक्टली होता क्या है, ओके। तो फॉर एग्जांपल लेक्सिकल स्कोप का मीनिंग ये होता है कि जो आपका चाइल्ड होता है, ओके, फॉर एग्जांपल आपके पास नेस्टेड फंक्शन है या नेस्टिंग टाइप में स्कोप है, तो चाइल्ड जो है वो क्या कर सकता है पेरेंट प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर सकता है, तो उसी को क्या कहा जाता है, उसी को कहा जाता है लेक्सिकल स्कोप, ओके। सो बेसिकली लेक्सिकल स्कोप क्या है, तो लेक्सिकल स्कोप रेफर द एबिलिटी ऑफ फंक्शंस को टू एक्सेस वेरिएबल फ्रॉम द पेरेंट्स को, ओके, जो भी उसके पेरेंट्स में वेरिएबल्स प्रेजेंट है उसको अगर आपको एक्सेस करना है तो चाइल्ड कर सकता है, और उसी नेचर को या उसी डिफॉल्ट बिहेवियर को हम कहते हैं लेक्सिकल स्कोप इन जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तब उसके लिए क्या करेंगे हम यहाँ पे, तो सिंपल सी बात है, मैं यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करके रखता हूँ, ओके, फॉर एग्जाम्पल लेट, एंड देन मैं यहाँ पे डिफाइन करके रखता हूँ लेट प्लेस, ओके। तो इस तरह से मैं कुछ यहाँ पे वेरिएबल डिफाइन करके रख दिया लेट प्लेस, ओके, और इसके अंदर मैं कोई वैल्यू लिख देता हूँ, और वैल्यू हम यहाँ पे लिख देते हैं, मैंने यहाँ पे लिख दिया अर्थ, ठीक है, लेट प्लेस इज इक्वल टू मैंने यहाँ पे लिख दिया अर्थ। अब मैं यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन करता हूँ, ओके, सो आई एम डिफाइनिंग फंक्शन, ठीक है। तो फंक्शन स्टेटमेंट हम यहाँ पे लिखते हैं, देन फंक्शन को नाम हम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, जो भी आपको फंक्शन को नाम प्रोवाइड करना है वो प्रोवाइड कर सकते हो, मैं इसको प्रोवाइड करता हूँ आउटर फंक्शन, ठीक है। और यहाँ पे जो पैरामीटर्स है इसको फिलहाल हम यूज नहीं करते हैं, तो मेरा एक फंक्शन है जिसके लिए मैंने यहाँ पे क्या यूज किया है, यहाँ पे यूज किया है मैंने आउटर फंक्शन। चलिए अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, इस आउटर फंक्शन का क्या करते हैं, वेरिएबल डिफाइन करते हैं, ओके। तो उसको मैं यहाँ पे नाम देता हूँ फॉर एग्जाम्पल लेट स्टेट इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पे लिखा, या एक काम करते हैं लेट कंट्री इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पे लिखा है पे इंडिया, ठीक है। सो मैंने क्या किया यहाँ पे फंक्शन डिक्लेयर किया जिसको मैंने एक नाम दिया आउटर फंक्शन करके, उसके अंदर मैंने यहाँ पे क्या किया एक वेरिएबल डिक्लेयर किया कंट्री करके। अब इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, एक और फंक्शन डिफाइन कर रहा हूँ, ओके। सो एक और फंक्शन हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं, उसको मैं यहाँ पे नाम देता हूँ इनर फंक्शन, ओके, पैरेंथेसिस करली ब्रैकेट ओपन क्लोज। तो हम यहाँ पे नेस्टेड फॉर्मेट में फंक्शन को क्रिएट कर सकते हैं। देन अब हम करेंगे क्या, इसके अंदर भी एक वेरिएबल डिफाइन करके रख देते हैं, ओके। सो लेट स्टेट इज इक्वल टू, और मैंने यहाँ पे लिख दिया महाराष्ट्र, ठीक है। अब हम इसको क्या करते हैं, इसको एक नाम दे दिया हमने, मैं इसके अंदर एक और फंक्शन डिफाइन करता हूँ, फंक्शन इसको हम नाम देंगे इनर मोस्ट, ठीक है, इनर मोस्ट फंक्शन, एंड देन पैरेंथेसिस करली ब्रैकेट ओपन क्लोज, ठीक है। एंड देन हम यहाँ पे करेंगे क्या, लेट सिटी इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया पुणे, ओके। लेट सिटी इज इक्वल टू मैंने यहाँ पे डिफाइन क्या कर दिया, मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया पुणे। अब अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये जो मेरा इनर मोस्ट फंक्शन है, ओके, ये जो मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया है और ये जो मेरा इनर मोस्ट फंक्शन मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है, ओके। अब अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसके अंदर मैं कंसोल को कॉल देता हूँ, सो कंसोल डॉट लॉग, ओके। सो कंसोल डॉट लॉग में हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर एग्जाम्पल बैकटिक प्लेस, मैंने यहाँ पे लिखा डॉलर करली ब्रैकेट, ओके, और हम यहाँ पे लिखेंगे प्लेस को, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ये जो प्लेस है ये कहाँ पर अवेलेबल है, ग्लोबल स्कोप में अवेलेबल है। अब मैं ट्राई करना चाहता हूँ कि ये जो मेरा इनर मोस्ट फंक्शन है इसके अंदर ये कॉल होने वाला है या नहीं है, वो मुझे देखना है। देन फिर से मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग लगाऊंगा, सेपरेट सेपरेट वैल्यू में प्रिंट करना चाहता हूँ, ओके। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा कंट्री, ठीक है। देन मैं यहाँ पे डॉलर करली ब्रैकेट कंट्री को प्रिंट करना चाहूंगा, ओके, कंट्री।
उसके बाद मुझे स्टेट को डिफाइन करना है। ओके, सो देन आई एम यूजिंग कंसोल डॉट लॉग एंड देन हम यहाँ पे लिखेंगे स्टेट डॉलर करली ब्रैकेट, हम यहाँ पे स्टेट को डिफाइन करेंगे। ओके, एंड देन उसके बाद फिर से यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग लगाएंगे एंड देन मैं यहाँ पे लिखूंगा सिटी। ओके, एंड देन हम यहाँ पे लिखेंगे डॉलर करली ब्रैकेट सिटी। अब ध्यान से समझना इस एग्जांपल को। अब मैंने किया क्या, एक मेरा आउटर फंक्शन है और उस फंक्शन की मेरे पास दो फंक्शन है। ओके, इस आउटर फंक्शन के अंदर दो फंक्शन है। फर्स्ट फंक्शन है इनर फंक्शन, उसके अंदर एक और फंक्शन है जो है इनर मोस्ट फंक्शन। ओके, इस तरह से मैंने इसको यहाँ पे डिफाइन करके रखा है। अब मुझे क्या करना है, अब यू नो दैट कि जब भी हम यहाँ पे फंक्शन डिफाइन करते हैं, ओके, जब भी आप यहाँ पे फंक्शन डिफाइन करते हो तो फंक्शन कॉलिंग इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जब तक आप फंक्शन को कॉल नहीं करोगे तब तक आपका आउटपुट यहाँ पे प्रिंट नहीं होगा। अब अगर फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, नीचे आउटर फंक्शन को कॉल देता हूँ, तो आपको ये बताना है कि करंटली आउटपुट प्रिंट होगा या एरर आएगा। चलो बताइए। आउटपुट प्रिंट होगा। ओके, No, आउटपुट प्रिंट होगा। यस, बताइए, प्रिंट होगा आउटपुट या एरर आएगा? एक बार स्ट्रक्चर को देखिए, दिस इज योर आउटर फंक्शन, उसके अंदर एक और इनर फंक्शन, इस इनर फंक्शन के अंदर एक और इनर फंक्शन। ओके, या आप इसको एक, हाँ ठीक है, रहने दो, इनर फंक्शन है तो फिर हम उसको चाइल्ड भी नाम दे सकते हैं, या चाइल्ड 1 चाइल्ड 2 भी कर सकते हैं, इनर और इनर मोस्ट फंक्शन इस तरह से लिखते हैं। चलिए बताइए, प्रिंट होगा आउटपुट, यस और नो? no sir. नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? हमें दिस कीवर्ड यूज करना पड़ेगा। ओके, दिस कीवर्ड यूज करना पड़ेगा, ठीक है। और कोई आंसर? चलो पहले पेज को रिफ्रेश करके देखते हैं। ओके, अब अगर हम यहाँ पे पेज को रिफ्रेश करेंगे तो ऑब्वियसली कुछ भी आउटपुट प्रिंट नहीं होगा। व्हाई? बिकॉज अगर आपने यहाँ पे फंक्शन डिक्लेयर किया है तो फंक्शन कॉलिंग तो होना चाहिए। सो सिर्फ आउटर फंक्शन को अगर मैं कॉल करूंगा तो इसका मीनिंग ये नहीं है कि इनर फंक्शन ऑटोमेटिक या इनर मोस्ट फंक्शन ऑटोमेटिक कॉल होंगे, आपको इन फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। ओके, सो मैं यहाँ पे सबसे पहले इनर मोस्ट फंक्शन को कॉल कर देता हूँ विद द पैरेंथेसिस, और इनर फंक्शन को इस पैरेंथेसिस के बाद हम यहाँ पे कॉल करते हैं। ओके, तो अब यू नो दैट कि फंक्शन कंप्लीट होने के बाद फंक्शन को कॉल दिया जाता है। तो ये जो फंक्शन है ये स्टार्ट कहां से हुआ, यहाँ लाइन नंबर 18 पे, क्लोज को हुआ लाइन नंबर 24 पे। सो ये उसका फंक्शन, तो इस फंक्शन को कॉल कहां पर करेंगे, एग्जैक्ट उसी के बाद। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, उसको कॉल कर दिया। देन ये मेरा इनर फंक्शन है। ओके, देन ये फंक्शन कहां से स्टार्ट हुआ, लाइन नंबर 15 पे, एंड कहां पे हुआ, लाइन नंबर 26 पे। ये मेरा फंक्शन है, इसको मैंने कॉल किया यहाँ पे इनर फंक्शन के पास। ओके, एंड देन लास्ट में आपका यहाँ पे आउटर फंक्शन क्या होना चाहिए, आपके यहाँ पे कॉल होना चाहिए। ओके, अब देखते हैं आउटपुट प्रिंट होता है या नहीं होता है। जस्ट रिफ्रेश द पेज। ओके, और जैसे मैंने यहाँ पे पेज को रिफ्रेश किया, देन सी आपके ऑल आउटपुट जो है वो यहाँ पे डायरेक्टली प्रिंट हो चुके हैं। मींस यहाँ पर हुआ क्या, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो सिटी, अब ये जो सिटी है यहाँ पे अवेलेबल है, ये सिटी का जो स्कोप है ये इनर मोस्ट फंक्शन के अंदर अवेलेबल है। सो सिटी जो है ये कहाँ पर अवेलेबल है, इस इनर मोस्ट फंक्शन के अंदर अवेलेबल है। तो सिटी देखिए यहाँ पे एक्सेस हो गया। बट जब हम प्लेस पे आते हैं या चलो स्टेट पे आते हैं, तो स्टेट अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये जो स्टेट है ये आपके इनर मोस्ट फंक्शन के अंदर अवेलेबल ही नहीं है। अवेलेबल है क्या स्टेट? नहीं। वो कहां पर अवेलेबल है, वो अवेलेबल है इनर फंक्शन के पास। ओके, मींस अब ये जो आपका स्टेट वेरिएबल है इसको क्या करना पड़ेगा, खुद का स्कोप छोड़ के उसको उसके पेरेंट के पास जाना पड़ेगा। ओके, अब इसका जो पेरेंट है, अब इस फंक्शन का पेरेंट कौन है, बिकॉज मैंने यहाँ पे नेस्टिंग क्रिएट किया है तो इनर फंक्शन ये उसका पेरेंट हो गया। ओके, तो ये जो आपका कंट्री आपने यहाँ पे लिखा है, ओके, आपने स्टेट यहाँ पे जो लिखा है, ये स्टेट क्या करेगा, ये उसके जाएगा पेरेंट के पास। ओके, और यहाँ पे अगर उसकी वैल्यू अगर उसको यहाँ पे नहीं मिलती है तो पेरेंट के पास जाके क्या करेगा, उस वैल्यू को फाइंड करेगा, और अगर उसको वैल्यू मिल जाती है तो उस वैल्यू को वो एक्सेस कर सकता है। तो इसलिए देखिए क्या हुआ, महाराष्ट्र प्रिंट हुआ। ओके, उसके बाद क्या हुआ, आपने कंट्री को प्रिंट किया। अब अगर हम कंट्री की बात करें तो कंट्री आपके इनर मोस्ट फंक्शन के अंदर अवेलेबल नहीं है। देन ये जो कंट्री है ये ना ही इनर फंक्शन के पास अवेलेबल है, उसके पेरेंट के पास भी अवेलेबल नहीं है। तो जो कंट्री है वो कहां पर अवेलेबल है, उसके ग्रैंड पेरेंट के पास अवेलेबल है। ओके, मींस ऐसे क्या हो रहा है, एक स्कोप बाहर आया, उसको स्कोप के अंदर उस वैल्यू को नहीं मिला, देन उसने क्या किया, फिर से स्कोप चेंज करके आउटर स्कोप में गया। ओके, अब वो जो वैल्यू है उसके ग्रैंड पेरेंट के पास अवेलेबल है कंट्री, तो यहाँ पे जो कंट्री है वो आपके यहाँ पे एक्सेस होकर क्या हो गया, इंडिया प्रिंट हो गया। एंड लास्ट में आपने कॉल किया था प्लेस को, तो अभी जो प्लेस है ये पूरे फंक्शन के अंदर अवेलेबल ही नहीं है, कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है, बट स्टिल ये जो प्लेस है ये एक्सेस हो पा रहा है
और आपका जो अर्थ आउटपुट है या जो आपकी अर्थ वैल्यू है वो यहाँ पे क्या हो रही है, इनसाइड द इनर मोस्ट फंक्शन यहाँ पे कॉल हो रही है। ओके, सो ये जो नेचर है कि चाइल्ड कैन एक्सेस द प्रॉपर्टीज ऑफ पेरेंट। ओके, ये जो चाइल्ड है, ये जो इनर फंक्शन है जिसे हम चाइल्ड कहते हैं, ये क्या करते हैं, उसकी जो वैल्यू है, ओके, ये क्या करेंगे, हर वक्त चेक करेंगे, और अगर उसको वैल्यू मिलती है तो क्या होगा, उस पेरेंट की वैल्यू को वो एक्सेस कर पाता है। और इसी रूल को या इसी बाय डिफॉल्ट नेचर ऑफ जावास्क्रिप्ट को हम कहते हैं लेक्सिकल एनवायरनमेंट। क्या कहते हैं यहाँ पे, लेक्सिकल एनवायरनमेंट कहते हैं। ओके, सो दिस इज कॉल्ड लेक्सिकल एनवायरनमेंट। तो यहाँ पे हुआ क्या, भले ही फंक्शन आपका यहाँ पे नेस्टेड फॉर्मेट में हो, कितना भी आपका यहाँ पे नेस्टिंग फॉर्मेट में फंक्शन हो, बट अगर वेरिएबल ग्लोबल स्कोप में कहीं पर प्रेजेंट वगैरह है तो इट स्टिल कैन एक्सेस दैट वेरिएबल। वो क्या कर सकता है, उस वेरिएबल को एक्सेस वगैरह कर सकता है। दिस इज कॉल्ड लेक्सिकल एनवायरनमेंट। ओके, तो लेक्सिकल का डेफिनेशन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे, तो चलो यहाँ पे पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। डेफिनेशन से हमको आधी चीजें क्लियर यहाँ पे हो जाएंगी। सो लेक्सिकल स्कोप। Okay, so what is lexical scope? So lexical scope refers, okay, lexical scope refers for the ability, okay, lexical scope refers for the ability of a function scope to access variable, okay, to access variable from the parent scope. ओके, जब आपका कोई फंक्शन, ओके, जब आपका कोई फंक्शन वेरिएबल को एक्सेस करता है, कहां से एक्सेस करता है, एक्सेस करता है पेरेंट से, तो उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है लेक्सिकल स्कोप। ओके, दिस इज कॉल्ड लेक्सिकल स्कोप। तो इसका रूल क्या है, तो जो आपके चिल्ड्रंस होते हैं, ओके, वो क्या कर सकते हैं, पेरेंट्स वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं। ओके, सो चिल्ड्रन कैन एक्सेस पेरेंट वेरिएबल। ओके, तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अब मुझे बताइए, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ पे console.log लिखा, ओके, और अगर मैंने यहाँ पे सिटी लिखा, तो व्हाट डू यू थिंक आउटपुट क्या आएगा, व्हाट इज द आउटपुट? चलो एक काम करते हैं, यहाँ पे स्टेट लिखते हैं। चलो यहाँ पे मैं स्टेट लिखता हूँ, उसके बाद यहाँ पे कॉपी करते हैं, यहाँ पर हम डिफाइन करते हैं सिटी को। तो आपको ये बताना है आउटपुट क्या प्रिंट होगा। दो कंसोल है, लाइन नंबर 14 पे एक कंसोल है, लाइन नंबर 17 पे एक कंसोल है। तो व्हाट इज द आउटपुट ऑफ लाइन नंबर 14 एंड 17? चलो बताइए क्या आंसर आएगा, एरर आएगा, वैल्यू प्रिंट होगा, दो में से एक ही होने वाला है। रेफरेंस एरर आएगा। एरर आएगा। ओके, एरर आएगा, ठीक है। और एरर क्यों आएगा फिर? अगर हम यहाँ पे पेज को रिफ्रेश करते हैं तो ऑब्वियस आपको रेफरेंस एरर आएगा। क्यों आएगा? बिकॉज जो पेरेंट्स है वो पेरेंट्स क्या नहीं कर सकते, चाइल्ड प्रॉपर्टीज को एक्सेस नहीं कर सकते, बट जो चाइल्ड है वो क्या कर सकते हैं, वो पेरेंट प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर सकते हैं। ओके, सो इसीलिए अगर आपने यहाँ पे क्या किया, पेरेंट के अंदर उसके अगर चाइल्ड वेरिएबल को अगर आपने एक्सेस करने का यहाँ पे ट्राई किया तो आपको यहाँ पे क्या आएगा, आपको यहाँ पे एरर थ्रो होगा। ओके, सो इसीलिए जो लेक्सिकल स्कोप होता है इसका एक रूल होता है, इन लेक्सिकल स्कोप, okay, in lexical scope child can access the parents variable। okay, यहाँ पर जो आपके चाइल्ड है वो पेरेंट्स वेरिएबल को क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं, बट पेरेंट कैन नॉट एक्सेस चाइल्ड वेरिएबल। ओके, चाइल्ड वेरिएबल पे पेरेंट वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं, बट पेरेंट्स जो है वो चाइल्ड वेरिएबल्स को एक्सेस नहीं कर सकते, कैन नॉट एक्सेस चाइल्ड वेरिएबल्स। ओके, दिस इज द रूल फॉर लेक्सिकल स्कोपिंग। चलिए, क्लियर है क्या एग्जांपल? यस एवरीवन? यस सर। यस सर। कोई डाउट किसी को? नो। चलिए, सो दिस इज ऑल अबाउट फंक्शंस। ओके, तो होप सो आपको फंक्शन का जो टॉपिक है वो
याद हो, ओके। तो ऑलवेज जब भी आप फंक्शन डिफाइन करते हो तो वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा फंक्शन यूज करते हो। इट मे बी आप क्या यूज कर सकते हो, आप एरो फंक्शन यूज कर सकते हो, फंक्शन एक्सप्रेशन यूज कर सकते हो, ओके। बट इंस्टेड ऑफ यूजिंग फंक्शन एक्सप्रेशन, एरो फंक्शन आप प्रीफर कर सकते हो। अगर आप नॉर्मल फंक्शन यूज करते हो तो नॉर्मल फंक्शन में इशू क्या आता है, नॉर्मल फंक्शन में इशू ये आता है कि वो होस्टेड हो जाता है, और होस्टेड होने की वजह से क्या होता है, आपका जो फंक्शन है वो बिफोर द डिक्लेरेशन क्या हो सकता है, कॉल हो सकता है। तो इट्स बेटर कि आप क्या कर सकते हो, एरो फंक्शन का यूज वगैरह कर सकते हो, ओके। चलिए, और इसका जो आउटपुट है वो हम यहाँ पे ये लिख देते हैं। चलिए, सो अभी तक जितना भी हमने पार्ट यहाँ पे कवर किया है, ओके, हमने ऑपरेटर्स देखे, फंक्शंस देखे, ऑब्जेक्ट्स के बारे में डिटेल में हमने पढ़ा है, ओके। क्लास कीवर्ड क्या होता है, ये सारी चीजें हमने देखी। दिस कीवर्ड हमने डिस्कस किया, ओके। सो दिस कीवर्ड कब यूज करना चाहिए, सो बेसिकली दिस कीवर्ड इज यूज्ड अगर आपका पेरेंट ऑब्जेक्ट है वहां पर, ओके, और अगर वो क्या कर रहा है, किसी फंक्शन को एग्जीक्यूट कर रहा है, तो इन दैट केस आप दिस कीवर्ड को यूज वगैरह कर सकते हो, ओके। बट इस केस में आपके तो नॉर्मल फंक्शन थे, तो ऑब्जेक्ट था ही नहीं, तो इस केस में हम क्या नहीं कर सकते, दिस कीवर्ड को यूज करने की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। बिकॉज यहाँ पे दिस क्या रेफर करता है, दिस रेफर करता है करंट ऑब्जेक्ट को, और यहाँ पे आपका कोई ऑब्जेक्ट नहीं था, यहाँ पे जस्ट फंक्शन था, तो यहाँ पर आपको दिस कीवर्ड यूज करने की कोई भी जरूरत नहीं थी। आप डायरेक्टली क्या कर सकते थे, उसे एक्सेस वगैरह कर सकते थे। चलिए, अब हम आते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट पे, ओके। अब कंडीशनल स्टेटमेंट जो है इससे पहले आपने पढ़े भी होंगे, ओके। फॉर एग्जांपल किसी ने सी में पढ़ा होगा, किसी ने सी प्लस प्लस में पढ़ा होगा, किसी ने जावा में पढ़ा होगा, ओके। तो कंडीशनल स्टेटमेंट, अब इससे पहले भी मैंने सिंटैक्स आपको बताया था कि इफ स्टेटमेंट कैसे लिखते हैं, ओके। तो बेसिकली जो कंडीशनल स्टेटमेंट होते हैं ये डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट होते हैं, और इसको हम यूज करते हैं एक स्पेसिफिक कंडीशन अगर आपकी ट्रू हो तो उस पे वो ब्लॉक ऑफ कोड क्या होना चाहिए, आपका एग्जीक्यूट होना चाहिए। बट वो जो ब्लॉक ऑफ कोड आपका एग्जीक्यूट होगा वो एग्जीक्यूट होगा आपके बूलियन एक्सप्रेशन वैल्यू पे, और बूलियन एक्सप्रेशन वैल्यू क्या होती है, सिंपल ट्रू एंड फॉल्स। तो अगर वैल्यू ट्रू है तो इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, और अगर फॉल्स है वैल्यू, तो ट्रू के बाद अगर कोई वैल्यू फॉल्स होती है तो उसका एक फॉल बैक मैसेज आपको दिखाना जरूरी होता है। तो फॉर डिफाइनिंग द फॉल बैक मैसेज हम क्या करते हैं, एल स्टेटमेंट का यूज करते हैं, ओके। सो इफ एल स्टेटमेंट हम यहाँ पे यूज करते हैं, बट अगर आपके पास एक से ज्यादा कंडीशंस है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एल्स इफ स्टेटमेंट का भी यूज करते हैं। तो बस इसी के बेसिस पे हमको क्या करना है, कुछ एग्जांपल्स इंप्लीमेंट करके यहाँ पे देखना है। अब जैसे कुछ लोगों को इजी लग सकता है, कुछ लोगों को फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे उनको यहाँ पे हार्ड लग सकता है, ओके। पर अगर किसी को भी कोई भी डाउट आता है तो आप पूछिए। चलिए, तो कंडीशनल स्टेटमेंट एंड देन स्विच स्टेटमेंट क्या होता है ये अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम एक फोल्डर बना लेते हैं और इसमें हम लिखते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट। चलिए, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, डायरेक्टली सिंटैक्स तो हम सबको पता है, ओके। एक बार मैं सिंटैक्स शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। देन फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे एग्जांपल स्टार्ट करेंगे, एक दो बेसिक एग्जांपल लेंगे, फिर फंक्शन बेस के एग्जांपल हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। सो index.js, या तो मैं इसको एक नाम देता हूँ, एक सेकंड रीनेम कर देते इसे, if.js। then I am using script tag here, then src dot slash and then if.js हम यहाँ पे यूज करते हैं। ओके, चलिए, ठीक है। सो बेसिकली जैसे मैंने कहा था कि जब आप कंडीशनल स्टेटमेंट यूज करते हो तो हम किसे यूज करते हैं, हम यहाँ पे इफ स्टेटमेंट को यूज करते हैं, ओके। तो बस वही इफ स्टेटमेंट हम यहाँ पे देखने वाले हैं। अब हम सबको पता है कि जब भी आप इफ स्टेटमेंट यूज करते हो तो बूलियन एक्सप्रेशन के हिसाब से आपकी जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, सिंपल ट्रू होनी चाहिए। एंड देन कल हमने एक एग्जांपल भी डिस्कस किया था जिसके अंदर फॉल्स की वैल्यूज आती है, ओके। फिर उसके बाद ट्रूथी वैल्यू आती है, तो उसके बेसिस पे भी जो इफ स्टेटमेंट है ये क्या करते हैं, वहाँ पे वर्क करते हैं। तो मैंने जो डेफिनेशन था ट्रूथी एंड फॉल्सी का वो भी मैंने प्रोवाइड करा के दे दिया था, ओके। तो एक बार वो भी पढ़ लेते हैं, मैं सबको एक बार क्लियर हो जाएगा कि हाउ एग्जैक्टली अगर हम नॉट ऑपरेटर यूज करते हैं तो किस तरह से ट्रूथ एंड फॉल्स वैल्यू वर्क करती है, ओके। सो इन जावास्क्रिप्ट वैल्यूज आरंट जस्ट ट्रू और फॉल्स, आपकी जो वैल्यूज होती है वो आर नॉट ट्रू एंड फॉल्स, ओके, बुलियन।
एवरी सिंगल वैल्यू इन जावास्क्रिप्ट हैज एन इनहेरिट बुलियन नेचर। ओके, जो भी आप सिंगल वैल्यू यूज करते हो जावास्क्रिप्ट के अंदर, ओके, वो क्या करता है, इनहेरिट करता है बुलियन नेचर को। बट कब यूज करता है, व्हेन इट इज यूज्ड इन अ कॉन्टेक्स्ट ऑफ बुलियन। ओके, जब आप उसे क्या करते हो, इफ स्टेटमेंट के अंदर लिखते हो, तो एवरी सिंगल वैल्यू उसका जो नेचर है वो क्या हो जाता है, बुलियन नेचर में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए क्या हुआ, जब मैं 0 लिखता हूँ तो 0 का आंसर आपको फॉल्स आता है। जब मैं ब्लैंक एरे प्रोवाइड करता हूँ तो उसका जो नेचर है वो ट्रू हो जाता है और ट्रू स्टेटमेंट हमको यहाँ पे प्रिंट होता है। तो वो जो लिस्ट थी फॉल्सी वैल्यूज एंड ट्रूथी वैल्यू की, वो मैंने आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा के दे दी थी। ओके, जैसे कि फॉल्स अगर लिखते हो तो ऑब्वियसली फॉल्स आएगा, 0 लिखते हो तो 0 इज ए इंटीजर, ये एक इंटीजर है, बट फिर भी ये क्या करता है, आपको फॉल्स वैल्यू रिटर्न करता है। तो मींस ये जो लाइन हमने लिखी है, एवरी सिंगल वैल्यू इन जावास्क्रिप्ट हैज एन इनहेरिट बुलियन नेचर। ओके, बट ये बुलियन नेचर कब एक्सेप्ट करते हैं, व्हेन इट इज यूज्ड इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट। जब हम इसे क्या करेंगे, एज ए इफ एल्स स्टेटमेंट के अंदर जब हम इसे यूज करेंगे कोई भी वैल्यू को, तो इसका नेचर ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, बुलियन हो जाएगा। और उसके बेसिस पे ये आपको क्या करता है, ट्रू एंड फॉल्स पे जो भी आपको कोड एग्जीक्यूट करना है वो कोड आपको ये एग्जीक्यूट करके देता है। ओके, बस इसी कंसेप्ट का आपको थोड़ा सा यहाँ पे याद रखना है और उसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, इसे यूज करेंगे। एंड देन हमको टर्नरी ऑपरेटर एग्जैक्टली होते क्या है वो भी हमको यहाँ पे डिस्कस करना है। ओके, चलिए सो स्टार्ट करते हैं फिर इफ एल्स स्टेटमेंट से। अब सिंपल से बेसिक से एग्जांपल से स्टार्ट करेंगे। ओके, चलिए, तो फॉर एग्जांपल एक बेसिक सा एग्जांपल लेते हैं। चलो, सो मुझे यहाँ पे क्या करना है, नंबर को चेक करना है। ठीक है, सो जस्ट मुझे यहाँ पे नंबर को चेक करना है, या फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एज को चेक करेंगे। अब काफी सिंपल सा एग्जांपल है। ओके, आपको यहाँ पे एज को चेक करना है, किसके लिए चेक करना है कि फॉर एग्जांपल अगर यूजर यहाँ पे डेटा एंटर करता है, ओके, अगर यूजर ने खुद का एज यहाँ पे एंटर किया है, लेट एज, और अगर यूजर ने यहाँ पे एज एंटर किया है 20, तो जस्ट आपको एक चेक करना है कि वो वोटिंग के लिए एलिजिबल है या नहीं है। ओके, सिंपल सा एग्जांपल है। ओके, तो आपको जस्ट क्या करना है उतना बताना है। बट अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आपको पता है कि ये 20 है, तो आप देख के बता दोगे कि यस 20 इज एलिजिबल। ओके, अगर फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 17 लिखा, तो आप इजीली देख के बता दोगे कि 17 इज नॉट एलिजिबल। सिंपल सी बात है। ओके, बट मुझे यहाँ पे जस्ट करना क्या है, उस स्टेटमेंट को मुझे यहाँ पे प्रिंट करना है। ओके, जो भी मैं यहाँ पे एज प्रोवाइड करूंगा तो मुझे करना क्या है, उस स्टेटमेंट को यहाँ पे प्रिंट करना है कि वो एलिजिबल है या नहीं है। ओके, तो अगर आपको इस तरह से कंडीशन के बेसिस पे किसी भी स्टेटमेंट को अगर आपको यहाँ पे एग्जीक्यूट करना है, तो फिर आप क्या यूज करेंगे, यहाँ पे सिंपल आप यहाँ पे यूज करेंगे इफ एल्स स्टेटमेंट। तो सबसे पहले होता है इफ ब्लॉक, पैरेंथेसिस, करली ब्रैकेट ओपन क्लोज, उसके बाद होता है यहाँ पे एल्स ब्लॉक, करली ब्रैकेट ओपन क्लोज। सो एल्स ब्लॉक पे कभी भी कंडीशन हम चेक नहीं करते हैं। कंडीशन जो चेक होंगी वो इफ कीवर्ड के साथ ही कंडीशन चेक होती है। ये प्रीवियस सेशन में भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। एंड करना क्या है, आपको यहाँ पे कंडीशन लिखना है। कंडीशन क्या होनी चाहिए कि आपका जो एज है इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18। अगर आपका एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है तो कंसोल में क्या प्रिंट होना चाहिए। ओके, कंसोल में क्या प्रिंट होना चाहिए, सिंपल कंसोल में प्रिंट होना चाहिए यूजर इज एलिजिबल। ओके, तो इस तरह से आपने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे इस तरह से स्टेटमेंट लिख दिया कि यूजर एलिजिबल है वोटिंग के लिए, सो यूजर इज एलिजिबल फॉर वोटिंग। ठीक है, बट अगर ये कंडीशन फॉल्स होता है तो फिर आप करेंगे क्या, एल्स के अंदर क्या करेंगे, आपका जो स्टेटमेंट है उसे आप यहाँ पे प्रिंट करेंगे। सो कंसोल डॉट लॉग, एंड देन हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यूजर नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग, कंट्रोल सी, एंड देन हम यहाँ पे इसे चेंज करते हैं। ओके, सो यूजर इज नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग। ठीक है, तो अब यहाँ पे एज कितना है, 30 है। जैसे मैं यहाँ पे पेज को रिफ्रेश करूंगा, देन सी यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट हो गया, यूजर इज एलिजिबल फॉर वोटिंग। अब हुआ क्या कि यहाँ पे जो आपने एज यहाँ पे डिफाइन करके रखा है, तो दिस एज वैल्यू एंटर इन इफ ब्लॉक, देन यहाँ पे कंडीशन चेक हुई। क्या कंडीशन चेक हुई, कंडीशन यहाँ पे चेक हुई 30 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18। तो 13 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है क्या, यस, ये कंडीशन ट्रू है। और अगर कंडीशन ट्रू है तो ये जो पूरा एक्सप्रेशन है ये किस में कन्वर्ट हो गया, एक बुलियन एक्सप्रेशन में कन्वर्ट हो गया, दैट इज ट्रू। एंड ट्रू के बेसिस पे क्या हुआ, ये जो मैसेज है ये मैसेज आपका यहाँ पे प्रिंट हो गया। बट अगर फॉर एग्जाम्पल यही एज अगर मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ 17 से, ओके, अब यहाँ पे होगा क्या, एज की जो वैल्यू है वो 17 है, तो 17 इज ग्रेटर देन 18 है क्या, ओके, ऑब्वियस है नहीं है। 17 18 से बड़ा है क्या, नहीं है। तो यहाँ पे जो एक्सप्रेशन है उसका ऑटोमेटिक कन्वर्जन किस में हो गया, एक बुलियन एक्सप्रेशन में कन्वर्जन हो गया। सो ये जो फॉल्स है ये वैल्यू यहाँ पर यूज हो रही है, तो कंपेल टाइम के वक्त क्या होगा, यहाँ पे फॉल्स आएगा। और अगर यहाँ पे फॉल्स है तो इंस्टेड ऑफ एग्जीक्यूटिंग इफ ब्लॉक वो क्या करेगा, एल्स ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा।
एंड जैसे यहाँ पे पेज को रिफ्रेश करेंगे देन सी आपको यहाँ पे मैसेज आ गया यूजर इज नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग। तो इस तरह से आप इस तरह से क्या कर सकते हो, इफ एल्स ब्लॉक का यहाँ पे यूज कर सकते हो। सिंपल है। ओके, जस्ट इफ लिखो, जो भी आपको यहाँ पे कंडीशन लिखनी हो आप यहाँ पे कंडीशन लिख सकते हो। अगर आप चाहते हो कि कंडीशन अगर रॉन्ग होती है तो कोई फॉलबैक मैसेज प्रिंट होना चाहिए। बेसिकली इसको हम रिएक्ट के अंदर फॉलबैक मैसेज कहते हैं। ओके, और वो जो मैसेज प्रिंट करना है उसके लिए हम क्या करते हैं, एल्स स्टेटमेंट का यूज करते हैं। और एल्स स्टेटमेंट का जैसे आप यहाँ पे यूज करोगे देन सी आप इस तरह से उसे लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे इसको इस तरह से लिख दिया console.error, और जैसे हम पेज को रिफ्रेश करेंगे सीन आपको एक एरर आएगा यूजर इज नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग। बट अगर यूजर यहाँ पे एलिजिबल है, ओके, अब यू नो दैट 18, तो 18 और 18 से ऊपर जो भी लोग होते हैं वो एलिजिबल फॉर वोटिंग होते हैं। तो देखिए वो जो मैसेज है वो मैसेज आपका इस तरह से प्रिंट हो गया। दिस इज द बेसिक एग्जांपल फॉर इफ एल्स स्टेटमेंट। ओके, चलिए, बट अगर फॉर एग्जांपल मुझे इसको फंक्शन में कन्वर्ट करना है तो इसका फंक्शन कैसे बनाएंगे बताइए। मुझे फंक्शन क्रिएट करना है और फंक्शन का नाम मुझे यहाँ पे प्रोवाइड करना है वैलिडेट एज। तो कैसे बनाएंगे यहाँ पे फंक्शन, चलो बताइए। कैसे डिफाइन करेंगे यहाँ पे फंक्शन? सिंपल, वी आर यूजिंग फंक्शन कीवर्ड। फंक्शन को हम यहाँ पे नाम देंगे। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख दिया वैलिडेट यूजर। ओके, कुछ भी नाम दे सकते हो, पैरेंथेसिस करली ब्रैकेट ओपन क्लोज। ठीक है, देन यू नो दैट कि फंक्शन अगर हमने यहाँ पे डिफाइन किया है तो फंक्शन को यहाँ पे कॉल करना ही पड़ेगा। ओके, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इफ। ओके, सो हम यहाँ पे इफ लिखेंगे। इफ मैंने यहाँ पे लिखा पैरेंथेसिस करली ब्रैकेट ओपन क्लोज, एंड देन एल्स भी आपको यहाँ पे लिखना है तो आपने इस तरह से एल्स लिखा करली ब्रैकेट ओपन क्लोज। ओके, अब देन हम क्या करेंगे, यहाँ पे फंक्शन को मुझे क्या करना है, यहाँ पे एज पास करना है। तो एज कैसे पास करेंगे, तो हम यहाँ पे एज अ पैरामीटर कॉल करेंगे एज को। तो एज को मैंने यहाँ पे एज अ पैरामीटर कॉल किया। ठीक है, देन हम यहाँ पे लिखेंगे एज। ओके, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एज लिखेंगे। ठीक है, सो अगर यहाँ पे एज आपका सक्सेसफुल होता है, ओके, अगर एज आपने यहाँ पे जो लिखा है अगर वो एलिजिबल फॉर वोटिंग होता है तो सिंपल क्या होना चाहिए, स्टेटमेंट प्रिंट होना चाहिए। तो यहाँ पे कंडीशन लिख दूंगा एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पर का ब्लॉक एग्जीक्यूट होना चाहिए, अगर नहीं है तो यहाँ पर। सो अगर मैंने यहाँ पे पैरामीटर यूज किया है, मैं आगे चल के यहाँ पे आर्गुमेंट यूज करूंगा तो सिंपल मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, रिटर्न कीवर्ड पे यूज करूंगा। ओके, और रिटर्न में हम यहाँ पे लिख देंगे यूजर इज, चलो ऊपर के स्टेटमेंट कॉपी पेस्ट कर देते हैं, यूजर इज एलिजिबल फॉर वोटिंग, कॉपी, एंड देन आई एम पेस्ट दैट डेटा। देन हम यहाँ पे लिखेंगे रिटर्न। ओके, देन फिर से एल्स में क्या होगा, यूजर नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग, एंड देन यहाँ पे इसको हम यहाँ पे इस तरह से मैसेज को प्रिंट कर देंगे। ठीक है, एंड देन हमको फंक्शन को कॉल करना है। अब यहाँ पे अगर मैंने रिटर्न से पहले कंसोल नहीं लिखा है तो फंक्शन को कॉल किस में देना पड़ेगा, फंक्शन को कॉल देना पड़ेगा कंसोल के अंदर, बिकॉज मुझे उस वैल्यू को क्या करना है, यहाँ पे प्रिंट करना है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसे कमेंट कर देते हैं पहले। ओके, कमेंट कर दिया, एंड देन यहाँ पे कॉल करेंगे वैलिडेट यूजर को। ओके, एंड देन पैरेंथेसिस, और मैं यहाँ पे एज प्रोवाइड करता हूँ 20। अब देखते हैं क्या होता है, जैसे यहाँ पे पेज को रिफ्रेश करेंगे देन सी यूजर इज एलिजिबल फॉर वोटिंग। अगर फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे क्या किया, फंक्शन को फिर से कॉल किया, बिकॉज फंक्शन क्या होते हैं, रीयूजेबल होते हैं। मैं यहाँ पे प्रोवाइड करूंगा 10। जैसे मैंने पेज को रिफ्रेश किया देन सी आपके पे एक मैसेज आ गया, यूजर इज नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे फंक्शन बना के उन स्टेटमेंट्स को आप यहाँ पे यूज वगैरह कर सकते हो। क्लियर है क्या? यस एवरीवन? यस Yes, सर। sir. ओके, यस सर। ओके, अब मुझे बताइए फॉर एग्जांपल ये आपने इस तरह से लिखा, अब अगर मैं इसको इस तरह से लिखूं तो ठीक है, मैं अब देखिए क्या करता हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा इफ। ओके, इफ मैंने यहाँ पे यूज किया, देन उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल कंडीशन लिखेंगे। ओके, जो भी आपकी कंडीशन आपको यहाँ पे डिफाइन करना है वो कंडीशन हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिफाइन करेंगे। ओके, सो पैरेंथेसिस, एंड देन मैं यहाँ पे लिखूंगा एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू, इस कंडीशन को मैं यहाँ पे लिखता हूँ। ओके, देन इसके आगे मैं लिखता हूँ रिटर्न, और रिटर्न के आगे ये जो स्टेटमेंट है इसको मैं ऐसे कॉपी पेस्ट करके यूज करता हूँ। ओके, उसके बाद मैं यहाँ पे यूज करता हूँ एल्स। ठीक है, एल्स मैंने यहाँ पे लिखा, एल्स के आगे हम यहाँ पे लिखेंगे रिटर्न। ओके, और रिटर्न के बाद में यहाँ पे इस तरह से इसको लिखता। ओके, तो आपको ये बताना है कि मैंने अगर इस ऊपर वाले सिंटैक्स को, ऊपर वाले इफ एल्स ब्लॉक को अगर मैं इस तरह से यूज करता हूँ तो आउटपुट प्रिंट होगा या नहीं होगा? होगा. होगा। यस सर। प्रिंट होगा। प्रिंट होगा। प्रिंट होगा। Okay. यस सर। यस। ठीक है, पेज को रिफ्रेश करके देखते हैं। जैसे हम पे पेज को रिफ्रेश करेंगे देन सी यहाँ पर आपको कोई भी एरर नहीं आएगा और आपका जो आउटपुट है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा।
ओके। सो बेसिकली जब आप रिटर्न कीवर्ड यूज करते हो, ओके, जब आप यहाँ पे रिटर्न कीवर्ड यूज करते हो तो उससे हो क्या जाता है, मैंने कहा था कि रिटर्न कीवर्ड का यूज हम फंक्शन टर्मिनेट करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो बस यहाँ पर वही हो रहा है, अगर ऊपर की कंडीशन यूज होगी तो ऑटोमेटिक ये जो रिटर्न कीवर्ड है ये क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल एक स्कोप क्रिएट करेगा और वो जो एक्सप्रेशन है इस एक्सप्रेशन को एग्जीक्यूट करके देगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो नीचे वाला रिटर्न क्या होगा, आपके यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा। सो एवरी टाइम ऐसा नहीं कि आपको कर्ली ब्रैकेट यूज करना ही चाहिए। अब एज अ जूनियर डेवलपर आप कर्ली ब्रैकेट्स का यूज कर सकते हो, बट एज अ सीनियर डेवलपर मोस्टली हम क्या करते हैं, इस तरह से फंक्शन को डिफाइन करते हैं। इफ लिखना जरूरी है, कंडीशन लिख दो और उसका जो भी आउटपुट रहेगा उसे रिटर्न कर दो। देन आपने यहाँ पे एल्स लिखा, देन उसका जो भी आउटपुट है वो आपने यहाँ पे रिटर्न कर दिया, तो वो जो एल्स ब्लॉक है उसका जो आउटपुट है वो क्या करेंगे, यहाँ पे रिटर्न होगा। ओके, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इसे भी यूज वगैरह कर सकते हो। ओके, तो दोनों अलाउ है जावास्क्रिप्ट के अंदर, इस तरह से आप यहाँ पे कोडिंग वगैरह कर सकते हो। चलिए, क्लियर है? तो मैं एक काम करता हूँ, इसे कमेंट ही रहने देते हैं, आप इस तरह से भी इसे यूज वगैरह कर सकते हो। क्लियर है यहाँ तक? यस एवरीवन? Yes, sir. अब थर्ड वे भी हम देखते हैं। ओके, अब इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ, बिकॉज एक ही एग्जांपल को मैं आपको तीनों वे से बता देता हूँ ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो। अब जो थर्ड वे है उसे हम कहते हैं यूजिंग टर्नरी ऑपरेटर। ओके, यूजिंग टर्नरी ऑपरेटर, यूजिंग टर्नरी ऑपरेटर। ओके, सो बेसिकली टर्नरी ऑपरेटर को डिफाइन किया जाता है क्वेश्चन मार्क से। अब इससे पहले आपने नलिश कोएल्सिंग ऑपरेटर देखा था, जिसका नोटेशन क्या था बताइए मुझे? डबल क्वेश्चन मार्क। डबल क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे जो टर्नरी ऑपरेटर है ये यूज करने के लिए हम एक सिंगल क्वेश्चन मार्क का यूज करते हैं। सो कंफ्यूज नहीं होना है, डबल क्वेश्चन मार्क है तो नलिश कोएल्सिंग ऑपरेटर है जो कि अल्टरनेटिव है और ऑपरेटर का। और अगर आपको क्या करना है, इफ स्टेटमेंट यूज करना है, पर अगर आपको इफ कीवर्ड नहीं लिखना है, एल्स कीवर्ड नहीं लिखना है, तो इन दैट केस आप एक शॉर्ट सर्किट ऑपरेटर यूज कर सकते हो। ओके, एक शॉर्ट ऑपरेटर यूज कर सकते हो जो है टर्नरी ऑपरेटर। ओके, सो अगर मुझे टर्नरी ऑपरेटर यहाँ पे यूज करना है तो पहले उसका सिंटैक्स अंडरस्टैंड करना काफी जरूरी है। ओके, सो टर्नरी ऑपरेटर यूज करने के लिए सबसे पहले तो ये तो फिक्स है कि कंडीशन के सिवा कुछ नहीं होगा, कंडीशन आपको चेक करना ही है। तो टर्नरी ऑपरेटर यूज करते वक्त सबसे पहले आपको कंडीशन लिखनी होती है। ओके, उसके बाद आपको यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर यूज करना होता है। देन टर्नरी ऑपरेटर का जो लेफ्ट हैंड साइड है वो कंडीशन है और राइट हैंड साइड में आपको क्या करना होता है, यहाँ पे ट्रू जो रिटर्न करना है वो आपको यहाँ पे लिखना है। तो फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे लिखेंगे ट्रू एक्सप्रेशन। ओके, और अगर आप चाहते हो कि फॉल्स वाला मैसेज प्रिंट हो तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, कोलन इंप्लीमेंट करना होता है और उसके बाद आप लिखते हो फॉल्स। तो इस तरह से टर्नरी ऑपरेटर का आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। कैसे यूज किया? सिंपल, तो जस्ट मैंने यहाँ पे लिख दिया कंडीशन। ओके, देन हमने यहाँ पे लिखा कंडीशन, उसके बाद हमने क्वेश्चन मार्क प्रोवाइड किया। सो बेसिकली क्वेश्चन मार्क चेक दैट कंडीशन, और अगर कंडीशन ट्रू है तो ट्रू वाला ब्लॉक यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा। जो एल्स आप लिखते थे, एल्स की जगह मैंने यहाँ पे कोलन को यूज किया और कोलन के बाद का जो पार्ट है वो फॉल्स वाला पार्ट आप यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा। सो क्वेश्चन मार्क किसे रिप्लेस कर रहा है, इफ को रिप्लेस कर रहा है, और ये जो आपका कोलन है, ओके, तो इसे किसे रिप्लेस कर रहा है, एल्स को ये रिप्लेस कर रहा है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इस एग्जाम्पल को लिख सकते हो। अब कैसे लिखेंगे? सिंपल सी बात है, अगर आपका जो एज है इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है तो क्या होना चाहिए, ट्रू वाला स्टेटमेंट आपका यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए। ओके, एंड देन हम यहाँ पे लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे ट्रू लिख देता हूँ। ओके, देन मैं यहाँ पे कोलन लिखता हूँ एंड उसके बाद क्या होना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे फॉल्स लिख दिया। अब अगर मैं यहाँ पे पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो देखते हैं ट्रू एंड फॉल्स प्रिंट होता है क्या। जैसे हमने यहाँ पे पेज को रिफ्रेश किया, देन सी यहाँ पर क्या हुआ, अनडिफाइंड प्रिंट हुआ, यहाँ पर भी अनडिफाइंड प्रिंट हुआ। अब मुझे कोई बता सकता है व्हाई अनडिफाइंड प्रिंट? बिकॉज मैंने तो सारी चीजें सही यूज की है, कंडीशन भी लिखा, एक्सप्रेशन भी लिखा, वेरिएबल को एक्सेस भी करना चाहा, देन मैंने यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स भी लिखा। ओके, उसे कॉल फॉल्स की वैल्यू 0 कॉल नहीं किया। ओके, अब ये जो एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, फॉर एग्जांपल आपके यहाँ पे कॉल होनी चाहिए। ओके, तो फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पे इस तरह से इसे यूज किया है, अगर हम यहाँ पे यूज करते हैं रिटर्न, ओके, तो यहाँ पर हम इस तरह से रिटर्न यूज नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप क्या करते हो, इस तरह से यहाँ पे ऑपरेटर अगर यूज करते हो, ओके, अगर आप टर्नरी ऑपरेटर यहाँ पे यूज करते हो तो जो कंसोल का मैसेज है वो कंसोल का मैसेज आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे इमीडिएट यूज कर सकते हो। ओके, सो अगर मुझे यहाँ पे कंसोल यूज करना है तो हम यहाँ पे कंसोल यूज करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको हटा देंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे console.log। ओके, देन हम यहाँ पे लिखेंगे यूजर इज एलिजिबल, जो भी आपको मैसेज यहाँ पे लिखना है वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। देन मैंने इसके अंदर स्ट्रिंग को कॉल किया, यूजर इज एलिजिबल, और इतना जो पार्ट है इसके बाद हम यहाँ पे फिर से console.log लगाएंगे। ओके, एंड देन हम यहाँ पे लिखेंगे यूजर नॉट एलिजिबल।
ठीक है। और अगर हम यहाँ पे पेज को रिफ्रेश करेंगे तो देन सी यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका डेटा प्रिंट हो रहा है। अभी ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज ये जो फंक्शन है ये मैंने कंसोल 2 बार कंसोल हो रहा है। सो अगर 2 बार कंसोल अगर आपने यहाँ पे यूज किया तो एक बार वो आपको अनडिफाइंड यहाँ पे शो करेगा, बिकॉज यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं आती है। सो अब देखिए जैसे यहाँ पे पेज को रिफ्रेश करेंगे देन सी आपको जो आउटपुट है वो डायरेक्टली आपके यहाँ पे आउटपुट वगैरह प्रिंट हो चुका है। तो इस तरह से भी आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे यूज वगैरह कर सकते हो। तो टर्नरी ऑपरेटर यूज करना है, टर्नरी ऑपरेटर यूज कीजिए। अगर आपको इस तरह से इफ स्टेटमेंट को यूज करना है, आप इस तरह से भी इफ स्टेटमेंट को यूज कर सकते हो, या तो फिर जो जूनियर वे है, ओके, एक सिंपल वे होता है इस तरह से करली ब्रैकेट्स ओपन क्लोज करके, ये वे भी आप यूज वगैरह कर सकते हो। तो आपका चॉइस है, बट मैं प्रीफर करूंगा कि आप ये वाला ऑप्शन यूज करो या तो फिर आप क्या करो, टर्नरी ऑपरेटर का यूज करो। सिंपल है दोनों। ओके, तो इस तरह से हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इफ स्टेटमेंट को यूज कर सकते हैं। बट करंटली हम क्या कर पा रहे हैं, एक ही कंडीशन को चेक कर पा रहे हैं। अगर मुझे मल्टीपल कंडीशन यूज करनी है तो उसके लिए फिर आपको एक और स्टेटमेंट यूज करना पड़ता है जो है एल्स इफ स्टेटमेंट। ओके, तो चलिए उसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये क्लियर है क्या सबको? यस एवरीवन? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. बेसिक है। क्यों यूज कर सकते हैं? हाँ यस बोलिए। टर्नरी ऑपरेटर मेट्रो और फॉल्स क्यों नहीं यूज कर सकते? कहाँ पर बोल रहे हो आप, मुझे बताओ। ऊपर वाला यूजिंग टर्नरी ऑपरेटर कंडीशन एंड ट्रू यहाँ फॉल्स। पे लिख सकते हैं, आप यहाँ पे ट्रू लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। बिना कंसोल के। ओके, अब यहाँ पे क्या है ना कि टर्नरी ऑपरेटर आप यहाँ पे यूज करते हो, ठीक है, एक सेकंड। कंट्रोल जेड। ओके, फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग ऐसे हटा दिया, ओके, और ये वाला पार्ट भी मैं ऐसे हटा देता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे पेज को रिफ्रेश करता हूँ। अब जैसे हम पेज को रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे क्या आ रहा है, अनडिफाइन आ रहा है। तो बेसिकली जब हम टर्नरी ऑपरेटर यूज करते हैं तो यहाँ पे आपको क्या होना चाहिए, एक रिटर्न कीवर्ड होना चाहिए। ओके, क्योंकि जब तक इस वैल्यू को आप इसके पास रिटर्न नहीं करोगे तब तक वो डेटा आपका प्रिंट नहीं होगा। सो अगर फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे रिटर्न कीवर्ड यूज करता हूँ, ओके, तो रिटर्न कीवर्ड हम कहां पर यूज कर सकते हैं, फंक्शन के साथ यूज कर सकते हैं किसी वैल्यू को रिटर्न करने के लिए। बट यहाँ पे हम रिटर्न क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे एक स्टेटमेंट रिटर्न कर रहे हैं। सो यहाँ पे हम रिटर्न कीवर्ड यूज नहीं कर पाएंगे। और अगर हम यहाँ पे वैलिडेट यूजर के पास आएंगे तो यहाँ पे जो एक्सप्रेशन है इसका जो ट्रू एंड फॉल्स कंडीशन है वो यहाँ पे रिटर्न नहीं होगा। यहाँ पे डायरेक्टली वो अनडिफाइंड स्टोर करेगा, तो वो डायनामिकली उस डेटा टाइप को चेंज कर देगा। सो दैट्स वाई फिर वो ट्रू एंड फॉल्स कंडीशन जो है वो आपके यहाँ पे वर्क नहीं करेंगी। ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे इस तरह से लिखते हैं, ठीक है, अगर आपको यहाँ पे रिटर्न यूज करना ही है, नहीं ऐसा भी रिटर्न नहीं लिख पाएंगे हम यहाँ पर। सर टर्मिनल में कराना हो जब क्या कहा? मतलब टर्मिनल में कराना हो जब प्रिंट। टर्मिनल के अंदर? यस सर। टर्मिनल के अंदर तो प्रिंट हो जाएगा ना। टर्मिनल अगर हम यहाँ पे ओपन करते हैं तो टर्मिनल के अंदर प्रिंट यहाँ पे हो जाएगा वो। अगर हम यहाँ पे टर्मिनल ओपन करते हैं, cd डॉट डॉट, फाइल का नाम क्या है, कंडीशनल स्टेटमेंट। ओके, TIONAL_STAT। ओके, एक सेकंड, यहाँ पर हम वेब डेव में हैं, हमको शायद से किस में आना है, यहाँ पे जेएस में आना है ना। सो एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर ही जाता हूँ और इस फोल्डर को राइट क्लिक करते हैं एंड इसको हम ओपन करते हैं, ओपन इन इंटीग्रेटेड टर्मिनल। ओके, चलिए, मीन्स डायरेक्टली जो फोल्डर है वो आपके यहाँ पे ओपन हो जाएगा। देन इसके बाद हम यहाँ पे रन करेंगे नोड और फाइल का नाम क्या है, if.js। अब यहाँ पे वो आपको क्या कर रहा है, यहाँ पे सिंपल अनडिफाइंड रिटर्न कर रहा है स्टिल, बिकॉज उसके पास वैल्यू जो है वो एक्सप्रेशन उसके पास आ ही नहीं रहा है, ट्रू है या फॉल्स है। दैट्स व्हाई वो आपको वो आंसर रिटर्न कर रहा है। अगर मुझे यहाँ पे यूज करना है, रिटर्न कीवर्ड लिखने के लिए पैरेंथेसिस,
क्या कर पाएंगे हम यहाँ पर, अगर रिटर्न कीवर्ड यूज करते हैं तो वो उसे एक्सेस नहीं कर पाएगा। अगर हम यहाँ पे इसको ही रिटर्न करते हैं तो पूरे एक्सप्रेशन को रिटर्न करके देखते हैं। ओके, जस्ट 1 मिनट। ठीक है, तब यहाँ पे हम पूरे एक्सप्रेशन को रिटर्न करके देखते हैं आउटपुट आता है क्या। ओके, देन सी आपको आउटपुट आ गया। ओके, तो मींस इंस्टेड ऑफ रिटर्निंग अ सिंगल स्टेटमेंट आपको यहाँ पे पूरे एक्सप्रेशन को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे फंक्शन के अंदर रिटर्न करना पड़ेगा, तब जाके आप क्या कर सकते हो, इसे प्रिंट वगैरह फिर कर सकते हो। ओके, मींस अगर आप ये पैरेंथेसिस की भी कोई जरूरत नहीं है, इसको भी हटा दो। टर्मिनल में करना सर प्रिंट। हाँ, टर्मिनल भी कर सकते हैं। अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ यहाँ पर, एक सेकंड, यहाँ पर भी प्रिंट हो जाएगा वो। यहाँ पर अगर प्रिंट होता है कंसोल पे तो यहाँ पर भी वो प्रिंट होगा ही। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल इस तरह से यूज करता हूँ जैसे कि आपने यहाँ पे यूज किया। ओके, और अगर मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग की जगह मैं यहाँ पे एरर लिखता हूँ। ओके, अब अगर एरर में लिखूंगा, पेज को रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पे होगा क्या, ये एरर का मैसेज यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। बट अगर हम यहाँ पे टर्मिनल अगर यूज करते हैं, ओके, अगर हम यहाँ पे टर्मिनल यूज करते हैं और टर्मिनल में अगर मैं यहाँ पे if.js यूज करता हूँ तो वो जो एरर का इफेक्ट है वो आपको यहाँ पे विजिबल नहीं होगा। एक सेकंड, नॉट एलिजिबल चाहिए ना यहाँ पे। पेज को रिफ्रेश करते हैं, एक बार इसको मैं फिर से रन करता हूँ, नोड इंडेक्स if.js एंड देन सी। सो console.error अगर मैं यहाँ पे रन करूंगा तो बेसिकली ब्राउजर में वर्क करता है। बट अगर आप नॉर्मल यहाँ पे Node.js यूज करते हो तो जो नॉर्मल सर्वर पे जैसा स्टेटमेंट प्रिंट होता है वैसा स्टेटमेंट आप यहाँ पे प्रिंट कर सकते हो। तो दोनों इसमें काम करेंगे। जस्ट आपको करना क्या है, ये जो रिटर्न है ये आपको पूरे एक्सप्रेशन को यहाँ पे रिटर्न कर देना है, जिसकी वजह से फिर पूरा एक्सप्रेशन वो वैल्यू रिटर्न करेगा। तो यहाँ पर जो भी वैल्यू आएंगे ट्रू एंड फॉल्स वो रिटर्न हो जाएंगी और वो जो स्टेटमेंट है इस फंक्शन के हिसाब से आपका प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरह से भी फिर आप यहाँ पे रिटर्न कीवर्ड का यूज वगैरह कर सकते हो। चलिए, क्लियर है अभी? यस एवरीवन? यस सर। ओके, ठीक है। तो बेसिकली ये जो आउटपुट है Node.js में वगैरह हम यूज करते हैं मोस्टली, ठीक है। बट नॉर्मली जावास्क्रिप्ट का जो भी आउटपुट है हम इस तरह से ब्राउजर पे ही प्रिंट करते हैं। चलिए, सो हमने फर्स्ट वे देखा, दैट इज सेकंड वे, एंड ये आपका थर्ड वे था। चलिए, अब मुझे क्या करना है, सिंपल है। अभी आप ही लोग मुझे बताना, मुझे चेक करना है, चेक नंबर इज नेगेटिव, पॉजिटिव और 0। लॉजिक कैसे लिखेंगे, चलो बताइए। फंक्शन बनाना है मुझे, फंक्शन चेक करना है कि वो नंबर पॉजिटिव है, नेगेटिव है, 0 है, कैसे करेंगे? फंक्शन चेक नम नेगेटिव के लिए लेस देन। ओके, पहले एक फंक्शन बनाएंगे, क्या नाम बोला था, चेक नाम, पैरेंथेसिस, कर्ली ब्रैकेट, ओपन क्लोज, ठीक है। चलिए, देन यहाँ पे यूजर से नंबर लेंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे नम, जो कि हम एज आर्गुमेंट पास करेंगे, ठीक है। देन अब क्या करना है, अब हम यहाँ पे यूज करेंगे, पहले इफ एल्स ब्लॉक यूज करते हैं। ओके, टर्नरी ऑपरेटर भी अब बताऊंगा मैं कैसे यूज करना है, बट पहले बेसिक से देख लो कि इफ एल्स स्टेटमेंट कैसे यूज करेंगे। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कंडीशन कि अगर 0 है तो 0 प्रिंट होना चाहिए, अगर नंबर 0 से कम है तो नेगेटिव और 0 से ज्यादा है तो पॉजिटिव, बट अगर 0 है तो प्रिंट होना चाहिए 0। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, आपको 3 कंडीशन यहाँ पे चेक करनी है। ओके, कौन कौन सी कंडीशन चेक करनी है? एक तो कंडीशन ये है कि नंबर नेगेटिव है, नंबर पॉजिटिव है और नंबर 0 है, ठीक है। तो अब सबसे पहले आपको ये बताना है कि पहले कंडीशन कौन सी चेक की जाएंगी। यहाँ पे नॉर्मल वैसे यूज करो पहले। यहाँ पे इफ मैंने यहाँ पे लिख दिया, चलिए पहले कंडीशन क्या चेक करेंगे हम? पॉजिटिव वाली। पॉजिटिव। ओके, सो नम इज ग्रेटर देन 0। अगर नम इज ग्रेटर देन 0 हो तो क्या रिटर्न में मिलना चाहिए मुझे? रिटर्न में मुझे यहाँ पे मिलना चाहिए नंबर इज पॉजिटिव। चलिए, देन उसके बाद अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे कंडीशन चेक करना है सेकंड। ओके, तो अब मुझे यहाँ पे जो सेकंड कंडीशन चेक करना है, अब इट में भी नेगेटिव और इट में भी 0 के लिए, वो आपका चॉइस है, आप यहाँ पे क्या प्रिंट करना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल आपको नेगेटिव के लिए चेक करना है, ठीक है। तो फिर अगर आपको कंडीशन चेक करना है तो आपको पता है कि एल्स ब्लॉक में हम कंडीशन चेक नहीं कर सकते हैं, तो इसके लिए फिर क्या करना पड़ेगा आपको? कंडीशन कहाँ पर यूज कर सकते हैं? इफ के साथ ही कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इफ। तो इस स्टेटमेंट को कहते हैं एल्स इफ ब्लॉक। ओके, एल्स इफ स्टेटमेंट। देन यहाँ पे हम लिखेंगे नम इज लेस देन 0, और अगर नम इज लेस देन 0 है तो रिटर्न में क्या मिलना चाहिए मुझे? यहाँ पे रिटर्न में मुझे यहाँ पे नंबर मिलना चाहिए, नंबर इज नेगेटिव। नंबर इज नेगेटिव। ओके, सो नंबर इज नेगेटिव, एंड देन लास्ट में एक फॉलबैक मैसेज आना चाहिए। अगर नंबर 0 से बड़ा है तो पॉजिटिव, 0 से छोटा है तो नेगेटिव, बट अगर 0 है तो
तो एक फॉलोबैक मैसेज के लिए हम यहाँ पे एल्स यूज करेंगे, देन रिटर्न, और रिटर्न में क्या लिखेंगे हम यहाँ पे नंबर इज 0। ओके, बस ये हो गया आपका फंक्शन। एंड देन करना क्या है, सो कंसोल डॉट लॉग रन कीजिए, कंसोल डॉट लॉग, देन फंक्शन को कॉल कीजिए, चेक नम पैरेंथेसिस, और इसके अंदर मैं प्रोवाइड करता हूँ 100। एंड जैसे हम यहाँ पे पेज को रिफ्रेश करेंगे, देन सी नंबर इज पॉजिटिव। अगर हम इसको प्रिंट करेंगे, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे यूज किया -1, ओके, फॉर एग्जांपल -0.1 मैंने यहाँ पे यूज किया, पेज को अगर रिफ्रेश किया तो नंबर इज नेगेटिव। और अगर फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे नंबर ना ही पॉजिटिव लिखा ना ही नेगेटिव, मैंने यहाँ पे 0 प्रोवाइड करा के दे दिया, और अगर हम यहाँ पे पेज को रिफ्रेश करते हैं तो सिंपल नंबर इज 0। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसे यूज वगैरह कर सकते हो। ओके, अब अगर आपको ऐसे क्या करना है, करली ब्रैकेट्स हटाना है तो करली ब्रैकेट्स से ओमिट कर दो। ओके, एंड देन आप क्या करेंगे, जो रिटर्न स्टेटमेंट है मैं इसके आगे लेके जाता हूँ, मींस प्रॉपर लिखना पड़ेगा हमको थोड़ा, ठीक है। अगर मुझे ऐसे करली ब्रैकेट हटाना है तो ये भी आप करली ब्रैकेट हटा दो, इसे भी आप हटा दो, एंड ये जो रिटर्न स्टेटमेंट है मैं प्रॉपर इसके सामने लिख देता हूँ। ओके, देन यहाँ से ये भी हटा देते हैं, यहाँ से ये भी हटा देते हैं, देन रिटर्न इसके सामने मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एंड फाइल को सेव करते हैं। चलिए, एंड पेज को रिफ्रेश करते हैं। जैसे पेज को रिफ्रेश करेंगे, देन सी आपको सेम आउटपुट यहाँ पे मिलेगा। ओके, तो आप कभी भी अगर आप एज अ एग्जांपल, अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आपको किसी इंटरव्यू ने पूछा कि इस तरह से लॉजिक आपको चेक करना है, तो आपको कभी भी क्या नहीं करना है, इस तरह से करली ब्रैकेट्स अवॉइड करना है। ओके, और आपको इस तरह से क्या करना है, आपके ब्लॉक को लिखना है। इसकी वजह से क्या होता है, आपका लाइन ऑफ कोड भी कम हो जाता है, प्रॉपरली यहाँ पे स्टेटमेंट वाइज आपके आते हैं, बिकॉज जावास्क्रिप्ट इज इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, तो स्टेटमेंट के हिसाब से क्या करेगा, सिंपल वो आपका कोड यहाँ पे एग्जीक्यूट करेगा, मींस लाइन बाय लाइन कोड आपका यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा। सो अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये स्टेटमेंट रन होगा, ये कंडीशन ट्रू है तो ये रिटर्न कीवर्ड इसे रिटर्न करेगा, और अगर दोनों कंडीशन ऊपर की नहीं है तो लास्ट में रिटर्न कीवर्ड इसे क्या करेंगे, यहाँ पे प्रोवाइड करेगा। तो इस तरह से भी आप यहाँ पे कर सकते हो। चलिए, क्लियर है एग्जाम्पल? यस एवरीवन? यस सर। अब टर्नरी ऑपरेटर में इसे इंप्लीमेंट करके देखते हैं। चलिए बताइए कैसे करेंगे टर्नरी ऑपरेटर में। अब आपको पता है कि टर्नरी ऑपरेटर जब हम यूज करते हैं तो पूरे एक्सप्रेशन को हमको यहाँ पे रिटर्न करना होता है, तो हमने रिटर्न कर दिया। चलिए, सबसे पहले क्या आएगा, कंडीशन आएगा। कंडीशन क्या है, नम इज ग्रेटर देन 0। अगर है तो क्या प्रिंट होना चाहिए, नंबर इज पॉजिटिव। चलिए, ओके, ये मैंने लिख दिया। देन इसके बाद हम यहाँ पे कोलन प्रोवाइड करेंगे। अब मुझे बताइए, कोलन के बाद, कोलन मींस क्या होता है, एल्स होता है, तो कोलन के बाद हम कंडीशन चेक कर सकते हैं क्या? बिकॉज यहाँ पे अगर मैं इस तरह से यहाँ पे प्रोवाइड करूंगा, और अगर आपने फॉर एग्जांपल यहाँ पे डायरेक्टली कंडीशन लिख दी नंबर इज नेगेटिव, तो क्या होगा प्रिंट, नंबर पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव प्रिंट होगा, नंबर नेगेटिव है तो नेगेटिव प्रिंट होगा। फॉर एग्जांपल आपने इस तरह से यहाँ पे लिख दिया, और अगर मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे देखिए क्या हो गया, 0 जो है वो स्टिल आपको नेगेटिव नंबर प्रोवाइड कर रहा है, बट 0 क्या है, ना ही नेगेटिव है ना ही पॉजिटिव है। ओके, तो वो 0 मुझे प्रिंट करना है, तो उसके लिए फिर क्या करना पड़ेगा हमको यहाँ पर, तो मुझे यहाँ पर ये जो कोलन है, जैसे मैंने कहा था कि कोलन क्या होता है, एल्स का काम करता है, तो एल्स अगर मुझे इसके बाद कंडीशन चेक करनी है तो मैं यहाँ पे कंडीशन चेक कर सकता हूँ। ओके, फॉर एग्जांपल आप इसको भी पैरेंथेसिस में ले सकते हो अगर आपको इस तरह से सेपरेटली दिखाना है तो, ठीक है। देन उसके बाद मैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क प्रोवाइड करूंगा। ओके, यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड करना पड़ेगा। देन उसके बाद आपका यहाँ पे आएगा नंबर इज नेगेटिव, और उसके बाद लास्ट में आपका यहाँ पे मैसेज प्रिंट होगा। ओके, मिस करना क्या है, सिंपल आपको यहाँ पे एक बार फिर से देखो, ठीक है, इतना आपने यहाँ पे लिख लिया। अब आपको करना क्या है, आपको कंडीशन चेक करना है, तो इसके बाद आप यहाँ पे कंडीशन चेक करेंगे। कैसी कंडीशन चेक करेंगे, तो आप यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे पैरेंथेसिस, या नॉर्मली भी कर सकते हो डायरेक्टली, नम इज लेस देन 0। अगर नम इज लेस देन 0 है तो क्वेश्चन मार्क फिर से क्या प्रिंट होना चाहिए, नंबर इज नेगेटिव। ओके, एंड देन अगर नंबर पॉजिटिव भी नहीं है नेगेटिव भी नहीं है तो कोलन के बाद क्या प्रिंट होना चाहिए, नंबर इज 0। क्या प्रिंट होना चाहिए, सिंपल नंबर इज 0। एक सेकंड, नम लॉग बंद है सिंगल। ओके, देन सी इस तरह से आपके यहाँ पे एक सिंगल लाइन के अंदर पूरा एक्सप्रेशन आपके यहाँ पे आ जाएगा। एंड देन जब हम यहाँ पे पेज को रिफ्रेश करेंगे तो सी आपका जो आउटपुट है वो आपको एज इट इज यहाँ पे मिल गया। तो इस तरह से आप इफ स्टेटमेंट को यहाँ पे यूज वगैरह कर सकते हो। चलिए, क्लियर है क्या? यस एवरीवन? यस सर। बेसिक से एग्जांपल थे, मींस ये एग्जांपल आपको पहले से ही पता होंगे। ओके, बट
मुझे एक्सप्लेन कर रहा था कि किस तरह से एलसीफ स्टेटमेंट का आप यूज करते हो, किस तरह से आप यहाँ पे मल्टीपल टर्नरी ऑपरेटर अगर आप यूज करते हो तो टर्नरी ऑपरेटर के अंदर आप मल्टीपल कंडीशंस चेक कर सकते हो, तो इस तरह से हम उसे इंप्लीमेंट वगैरह कर सकते हैं। सो अगर मुझे टर्नरी ऑपरेटर यूज करना है फॉर मल्टीपल कंडीशंस तो क्या होना चाहिए, सबसे पहले कंडीशन होना चाहिए। ओके, कंडीशन, कंडीशन के बाद क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क के बाद क्या होता है, ट्रू वाला पार्ट ही एग्जीक्यूट होता है। ओके, तो आपको यहाँ पे ट्रू वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। देन इसके बाद अगर मुझे फिर से क्या करना है, कंडीशन चेक करनी है, तो कोलन के बाद ही आप यहाँ पे फिर से क्या करेंगे, कंडीशन प्रोवाइड करेंगे। ओके, देन फिर से क्वेश्चन मार्क, जब जब कंडीशन आएंगी उसकी इमीडिएट राइट साइड में क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क, देन फिर से यहाँ पे ट्रू। ओके, अगर आपको इसके बाद फिर से कंडीशन चेक करनी है तो फिर से कोलन, देन फिर से आप यहाँ पे कंडीशन लिखेंगे। ओके, देन फिर से क्वेश्चन मार्क, देन ट्रू कंडीशन आपको यहाँ पे लिखनी पड़ेगी, एंड लास्ट में आपको यहाँ पे फॉल्स वाला पार्ट आपको लिखना पड़ेगा। सो इस तरह से अगर आपको मल्टीपल, इंस्टेड ऑफ यूजिंग मल्टीपल एल्सिफ स्टेटमेंट, अगर आपको जस्ट क्या करना है, टर्नरी ऑपरेटर यूज करना है, तो इस तरह से आप टर्नरी ऑपरेटर का यूज कर सकते हो। ओके, सो टर्नरी ऑपरेटर हम ये सबसे ज्यादा रिएक्ट में यूज करते हैं। ओके, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, बिकॉज रिएक्ट के अंदर सबसे ज्यादा टर्नरी ऑपरेटर ही यूज होता है। कुछ बेसिक से लॉजिक होते हैं कि बटन क्लिक पे चेंजेस होने चाहिए, बटन क्लिक पे लॉग आउट वगैरह होना चाहिए। सो इस टाइप की कंडीशन के लिए पूरा हम इफ ब्लॉक एल्स ब्लॉक नहीं लिखते हैं, वी डायरेक्टली यूज द टर्नरी ऑपरेटर एंड प्रोवाइड द आंसर और एग्जीक्यूट दैट कोड। इसलिए टर्नरी ऑपरेटर काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए, और ये भी टर्नरी ऑपरेटर आई थिंक ES7 या ES8 में आपको प्रोवाइड किया गया था। तो अब जो लेटेस्ट जावास्क्रिप्ट है उसके अंदर ये सारे फीचर्स अवेलेबल है, तो हम इन्हें इजीली क्या कर सकते हैं, यूज वगैरह कर सकते हैं। चलिए, क्लियर है क्या? यस एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. चलिए, Yes, sir. अभी आपने क्या किया, यहाँ पे सिंपल आपने यहाँ पे कंडीशन को इस तरह से चेक किया। ओके, अब फॉर एग्जांपल, अब बेसिकली आपको पता होगा, ठीक है, अब ग्रेडिंग सिस्टम तो मुझे लगता नहीं कि किसी को ऐसा होगा जिसको नहीं पता होगा। ग्रेडिंग सिस्टम सिंपल है, तो आप एक बार टर्नरी ऑपरेटर में उसमें ट्राई करके देखना, ये आपका होमवर्क है। ओके, अब फॉर एग्जांपल मुझे क्या करना है, कंडीशन के बेसिस पे मुझे यहाँ पे करना क्या है, कंडीशन के बेसिस पे कोई ऑपरेशन अगर मुझे परफॉर्म करना है, ठीक है, तो उसके रिलेटेड हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक फंक्शन क्रिएट करते हैं। ओके, सो मुझे यहाँ पे करना क्या है, एक स्पेसिफिक प्राइस का मैंने शॉपिंग किया, और अगर फॉर एग्जांपल हमने उस प्राइस का शॉपिंग किया है तो क्या होना चाहिए, उसके हिसाब से आपको डिस्काउंट मिलना चाहिए। ओके, तो फॉर एग्जांपल आप डीमार्ट में गए, ओके, और डीमार्ट में जाने के बाद, ठीक है, आपने क्या किया, सिंपल कुछ शॉपिंग की। ओके, तो आपकी कंडीशन ये है कि अगर आप ज्यादा शॉपिंग करते हो, ओके, सो मोर देन 5,000 अगर आप शॉपिंग करते हो तो आपको 25% का डिस्काउंट मिलेगा। ओके, अगर आपकी शॉपिंग मोर देन 3,000 है, ओके, तो आपको कितना डिस्काउंट मिलेगा, 10,000 का आपको डिस्काउंट मिलेगा। ओके, अगर आपकी शॉपिंग मोर देन 2,000 है, ओके, तो आपको डिस्काउंट कितना मिलेगा, 5% का आपको डिस्काउंट मिलेगा। ओके, बट अगर शॉपिंग 1,000 तक ही है, ओके, 1,000 से 2,000 के बीच में है, तो आपको कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। ओके, सो क्या लिख सकते हैं, सो बिलो 2,000 नो डिस्काउंट। ओके, मुझे इस तरह से क्या करना है, यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करना है। ओके, चलिए, तो अब आपने अब तक नॉर्मल फंक्शन यूज किया, अगर आपको एरो फंक्शन यूज करना है तो आप एरो फंक्शन भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर मुझे एरो फंक्शन यूज करना है, अब ऐसा नहीं कि ये फंक्शन की ये लॉजिक के लिए मैं एरो फंक्शन यूज करूंगा, ऐसा नहीं है, बट अगर आपको एरो फंक्शन यूज करना है तो वो भी आप यहाँ पे यूज वगैरह कर सकते हो। सो एरो फंक्शन बनाने के लिए कॉन्स्ट कीवर्ड, देन हम यहाँ पे लिखेंगे फंक्शन का नाम हम यहाँ पे कुछ बनाते हैं डिस्काउंट, डिस्काउंट ऑन प्राइस, ओके, इज इक्वल टू पैरेंथेसिस फैट नोटेशन करली ब्रैकेट ओपन क्लोज। तो आप इस तरह से भी फंक्शन लिख सकते हो या नॉर्मल फंक्शन भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। अब आपको करना क्या है, आपको यूजर से इनपुट क्या लेना है, प्राइस का, तो मैं यहाँ पे प्राइस प्रोवाइड करता हूँ, सो आई एम यूजिंग प्राइस। ओके, हम यहाँ पे यूजर से इनपुट लेने वाले प्राइस, तो हमने यहाँ पे लिख दिया प्राइस। ओके, चलिए, अब आपको करना क्या है, यहाँ पे यूज करना है एक्सप्रेशन। अब यहाँ पर अगर आप बात करोगे प्राइस की, तो साथ ही साथ आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको डिस्काउंट भी यहाँ पे प्रोवाइड करना है। ओके, तो डिस्काउंट अगर प्रोवाइड करना है तो आपका एक्सप्रेशन यहाँ पे क्या होने वाला है, कैलकुलेट होने वाला है। जो भी आपका एक्सप्रेशन रहेगा फाइनल प्राइस, वो यहाँ पे क्या होगा, कैलकुलेट होगा। तो आपको ये बताना है कि अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे console.log हम यहाँ पे रन करते हैं, ओके, और अगर मैंने इस फंक्शन को कॉल किया और अगर मैंने शॉपिंग किया फॉर एग्जांपल 4,000 का, जो कि अबव 3,000 है, तो 10% का डिस्काउंट मिल के मेरा प्राइस माइनस होना चाहिए और मेरा जो फाइनल
प्राइस है वो मुझे प्रिंट होके मिलना चाहिए, मुझे उसके लिए पूरा फंक्शन बनाना है। तो क्या कर सकते हैं, जस्ट लॉजिक बताइए, फंक्शन में आपको लिख के देता हूँ। चलो बताइए। पहले डिस्काउंट कैलकुलेट करना, फिर प्राइस में से डिस्काउंट माइनस करना। ओके सिंपल, क्या करना है, पहले आपकी फाइनल प्राइस रहेंगी, देन डिस्काउंट रहेगा। सो अगर जो भी आपका डिस्काउंट रहेगा, फॉर एग्जांपल मैंने कोई 1000 रुपीज की, ओके फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे क्या किया, 1000 की कोई चीज खरीदी है, ओके इस पे 10% डिस्काउंट है, ओके इस पे क्या है 10% डिस्काउंट है, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, सिंपल आपको यहाँ पे जो भी आपका प्राइस है उसको मल्टीप्लाई करो 10% से, ओके तो इसका 10% निकालो और इसका जो 10% निकलेगा वो आपके फाइनल प्राइस से माइनस हो जाएगा, दैट इज डिस्काउंटेड प्राइस निकल के आपको उसको माइनस करना है। तो बस यही लॉजिक आपको यहाँ पे यूज करना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे लेट डिस्काउंट, ओके बट यहाँ पर मैं इसको वैल्यू असाइन नहीं करूंगा, ओके अब मैं यहाँ पे करने के वाला हूँ, ये जो डिस्काउंट हम यहाँ पे कैलकुलेट करने वाले हैं ये प्राइस के हिसाब से है, ओके सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्राइस को कंडीशनली प्रोवाइड करेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पे प्राइस को कंडीशनली प्रोवाइड करेंगे। सो इफ, ओके नॉर्मल में कर्ली ब्रैकेट यूज करके दिखाता हूँ पहले, ओके इफ अगर मेरा प्राइस इज ग्रेटर देन 5000 है, ओके सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा, ओके 5000 भी हो सकता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 5000 है, तो ये जो डिस्काउंट है ये डिस्काउंट कितना लगना चाहिए, 25% का डिस्काउंट लगना चाहिए। आया समझ में, मींस अगर मेरा प्राइस 5000 के ऊपर गया, डिस्काउंट की वेरिएबल की वैल्यू कितनी हो जाएंगी, 25, ओके देन एलसीपी यूज करना पड़ेगा आपको यहाँ पे, बाद में आप इसे टर्नरी ऑपरेटर में कन्वर्ट करना, ओके देन अगर मेरा प्राइस ओके इज ग्रेटर देन ग्रेटर देन इक्वल टू 3000 है, तो डिस्काउंट का वैल्यू क्या होना चाहिए, डिस्काउंट का वैल्यू यहाँ पे होना चाहिए कितना, 15% या 10%, ओके अब अगर मैं गलती से यहाँ पे पहले ही वेरिएबल को डिक्लेयर करके रख देता हूँ, ओके अब देखिए अगर फॉर एग्जांपल आपने इस तरह से नहीं किया तो आपको करना क्या पड़ेगा, ओके आप यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से लेट इस तरह से डिस्काउंट वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, फिर से आप यहाँ पे लेट वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। सो मुझे यहाँ पे बार बार लेट कीवर्ड यूज नहीं करना है, तो इससे बेटर क्या है कि आपको लेट कीवर्ड का एक कंसेप्ट पता होना चाहिए कि आप वेरिएबल को रीअसाइन कर सकते हो। तो पहले आप वेरिएबल को जस्ट डिक्लेयर करके रख दो। अब यहाँ पे मैं कॉस्ट तो यूज नहीं कर सकता हूँ, मुझे बताइए अगर मैं यहाँ पे कॉस्ट यूज करूंगा तो आउटपुट आएगा या एरर आएगा, एरर आएगा। एरर क्यों आएगा, बिकॉज़ कॉस्ट कीवर्ड को इनिशियलाइजेशन कंपलसरी है, तो वी आर नॉट यूजिंग कॉस्ट कीवर्ड, तो हम लेट यूज करेंगे। एंड देन इस तरह से हम यहाँ पे कंडीशन को चेक करेंगे। देन फिर से कंडीशन आएंगी आपके यहाँ पे, कौन सी कंडीशन आएगी, अगर प्राइस जो है इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है 2000 है, तो डिस्काउंट कितना लगना चाहिए, सो डिस्काउंट यहाँ पे लगना चाहिए 5% का, ओके और अगर यहाँ पे आपने कुछ भी यहाँ पे प्राइस जो है अगर बिलो 2000 है, ओके तो यहाँ पे जो डिस्काउंट है वो क्या रहेगा, आपका यहाँ पे डिस्काउंट 0 रहेगा, ओके सो यहाँ पे रहेगा नो डिस्काउंट, दैट इज 0 डिस्काउंट, ओके तो ये कंडीशन आपने यहाँ पे लिख ली है। अब इसके अंदर मल्टीपल एल्स इफ स्टेटमेंट को आपने यहाँ पे यूज किया है, ओके अब आपको करना क्या है, अब आपको यहाँ पे डिफाइन करना है आपका फाइनल एक्सप्रेशन। सो लेट फाइनल प्राइस, आपको फाइनल प्राइस कैलकुलेट करके देनी है यूजर को, ठीक है तो लेट फाइनल प्राइस मैं यहाँ पे डिफाइन करूंगा। अब फाइनल प्राइस क्या रहेगा आपका, प्राइस ओके जो भी आपका प्राइस है माइनस, ओके प्राइस माइनस आपका जो डिस्काउंट है, उस डिस्काउंट का जो प्राइस निकलेगा वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड करना पड़ेगा। सो डिस्काउंट डिवाइड बाय 100 इनटू योर प्राइस, ये इस तरह से मैंने यहाँ पे एक्सप्रेशन लिख दिया, बिकॉज मैंने क्या कहा था कि उसका आपको 25% निकालना पड़ेगा, जो भी हमने यहाँ पे लिखा है इसका 10%, सो इसका 10% अगर हम निकालेंगे तो क्या आएगा, 100 आएगा, और 100 में से जब मैं 1000 को माइनस 1000 को जब 100 में से हम माइनस करेंगे, ओके इसका आंसर क्या आया 100, और जब हम यहाँ पे 1000 में से 100 को माइनस करेंगे तो फाइनल बिल कितना बना आपका 900 का। बस वही कंसेप्ट मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। योर प्राइस, सबसे पहले आपकी यहाँ पे प्राइस आएंगी जो यूजर एंटर करेगा, देन उसके बाद उस प्राइस को डिस्काउंट लगेगा 10%, 25%, 5% का, एंड आपका फाइनल प्राइस यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। एंड देन मैं यहाँ पे रिटर्न करूंगा, ओके अब मुझे यहाँ पे रिटर्न में क्या चाहिए, सो मैं यहाँ पे कुछ भी स्ट्रिंग लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पे लिखूंगा आफ्टर डॉलर कर्ली ब्रेसेट डिस्काउंट, ओके मुझे इस तरह से एक मैसेज लिखना है कि आपका जो फाइनल प्राइस था, एक काम करते हैं, सो आपको जो लिखना है यहाँ पे लिख सकते हो, यूर फाइनल बिल amount before डिस्काउंट, ओके बिफोर डिस्काउंट अगर मुझे यहाँ पे उसके फाइनल बिल की प्राइस लिखनी है तो जो यूजर एंटर करेगा वही रहेगा, तो यहाँ पे आएगा सिंपल प्राइस, ओके
देन अगर आप चाहते हो कि क्या हो सिंपल यहाँ पे, ओके, सो आफ्टर डिस्काउंट, ओके, योर बिल अमाउंट कितना होना चाहिए, बिकॉज यूजर को डाउट होता है कि डिस्काउंट लगाया नहीं लगा, ओके, तो उसका क्या होना चाहिए यहाँ पे, फाइनल प्राइस प्रिंट होना चाहिए, ओके, फाइनल प्राइस यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए। अगर आपको प्रिंट करना है आफ्टर 25% डिस्काउंट या आफ्टर 30% डिस्काउंट, तो जो डिस्काउंट है इसको भी आप क्या करो यहाँ पे डॉलर के अंदर प्रोवाइड करा दो। तो मीन्स अगर मैंने यहाँ पे 4000 का बिल किया है तो 4000 ग्रेटर देन कितना है 3000, मीन्स यहाँ पे बिल कितना लगेगा, 10% का डिस्काउंट लगेगा। और अगर 10% अगर हम इसका निकालेंगे तो वो आएगा कितना यहाँ पे, सिंपल कितना आएगा बताइए यहाँ पे, 10% अगर हम इसका निकालेंगे तो 400, और अगर हम इसको माइनस करेंगे तो फाइनल आउटपुट क्या होगा, वो आपका डायरेक्टली यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। देन सी आपका यहाँ पे जो बिल बना था वो बना था टोटल 4000 का, देन उसमें आपने क्या किया, यहाँ पे 10% का डिस्काउंट मिला आपको, बिकॉज आपका परचेस 3000 था, ओके, एंड जैसे हम यहाँ पे पेज को रिफ्रेश करेंगे, देन सी आफ्टर 10% योर बिल अमाउंट विल बी 3600, ओके। तो इस तरह से हम आपके जो ये होते हैं एक्सप्रेशन होते हैं उनको यूज करके, इफ स्टेटमेंट को यूज करके हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, फंक्शनलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, ओके। तो दिस इज सिंपल योर इफ एल्स स्टेटमेंट। चलिए, क्लियर है क्या सबको? यस एवरीवन? यस सर, क्लियर। यस Yes. सर। चलिए Yes. ठीक है। अब लास्ट आपका है स्विच स्टेटमेंट। अब बेसिकली जो स्विच स्टेटमेंट हम यूज करते हैं ये एक अल्टरनेटिव है ताकि आपको मल्टीपल एल्सिफ स्टेटमेंट यूज करने की जरूरत ना पड़े, ओके। उसके लिए क्या करते हैं, सिंपल हम इस स्विच स्टेटमेंट को यूज करते हैं, बट उससे पहले आपको स्विच स्टेटमेंट का सिंटैक्स पता होना चाहिए। तो नोट्स में मैंने वो स्विच स्टेटमेंट का जो सिंटैक्स है वो मैंने यहाँ पे प्रोवाइड करके दिया है, पहले उस एक्सप्रेशन को देख लो एग्जैक्टली स्विच स्टेटमेंट है क्या। So the switch statement in JavaScript is a conditional control flow statement. Obvious है, condition के हिसाब से execute होता है। That is used to execute the one block of code out of many options. अगर आपके पास multiple options है, multiple values है, वो अगर आपको चेक करनी है और उसके बाद अगर आपको कोई block of code execute करना है तो उसके लिए क्या करते हैं, हम switch statement का यूज करते हैं। अब इसका syntax मेरे हिसाब से जावा या C++ में जैसा है सेम एज इट इज यहाँ पर भी है, ओके। यहाँ पर भी ब्रेक कीवर्ड हम यूज करते हैं, यहाँ पर भी हम डिफॉल्ट कीवर्ड यूज करते हैं और यहाँ पर भी केस कीवर्ड हम यूज करते हैं। तो ये जो स्विच स्टेटमेंट है इसका यूज कब किया जाता है, जब आपके पास मल्टीपल कंडीशंस हो तभी आपको क्या करना चाहिए, इसको यूज वगैरह करना चाहिए, ओके। तो सिंपल सी बात है, स्विच स्टेटमेंट इज द कंडीशनल फ्लो स्टेटमेंट, ओके। ये क्या है आपका, सिंपल एक कंडीशनल फ्लो स्टेटमेंट है और जो मल्टीपल एल्स इफ स्टेटमेंट के लिए हम क्या करते हैं, सिंपल यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या किया, सिंपल हमने यहाँ पे, उसके लिए हमने यहाँ पे लिखा स्विच। सो आपको यहाँ पे स्विच स्टेटमेंट है तो स्विच कीवर्ड लिखना जरूरी है। स्विच कीवर्ड के पास यहाँ पे आपका एक्सप्रेशन आएगा, ओके। देन अगर आपका एक्सप्रेशन यहाँ पर जो भी आपने यहाँ पे लिखा है वो इस वैल्यू से फॉर एग्जांपल मैच करता है तो वो ब्लॉक ऑफ कोड आपका एग्जीक्यूट होगा, ओके। बट अगर यहाँ पे आपने ब्रेक कीवर्ड यूज नहीं किया, ओके, तो अगर वो फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है या फॉर एग्जांपल सेकंड कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है, बट अगर उसके नीचे की कंडीशंस अगर आपने प्रोवाइड की है 3 to 4 कंडीशन और अगर आपने ब्रेक कीवर्ड नहीं लगाया है तो क्या होगा, वो नीचे वाली कंडीशन भी क्या हो जाएंगी, आपको वहां पे विजिबल हो जाएंगी, ओके। सो इसलिए जब भी आप स्विच एक्सप्रेशन लिखते हो, ओके, तब क्या करना जरूरी होता है, आपको इसको यूज करना होता है ब्रेक कीवर्ड। ब्रेक कीवर्ड के अलावा आप इस ब्लॉक ऑफ कोड को टर्मिनेट नहीं कर सकते हो, ओके। सो वी हैव टू यूज ब्रेक कीवर्ड। और जो आपका एल्स वाला पार्ट रन करता था इफ स्टेटमेंट के अंदर, वो काम करता है आपका यहाँ पे डिफॉल्ट कीवर्ड। सो ऊपर की अगर एक भी कंडीशन मैच नहीं हुई, ओके, ऊपर की अगर एक भी कंडीशन मैच नहीं हुई तो क्या होगा, यहाँ पे सिंपल डिफॉल्ट स्टेटमेंट जो है वो आपका यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। दिस इज सिंपल योर स्विच स्टेटमेंट, ओके। तो पहले मैं आपको एक बेसिक सा एग्जांपल देता हूं, ओके, ताकि आपको ये ब्रेक क्यों यूज करते हैं ये आपको समझ में आ जाए, डिफॉल्ट क्यों यूज करते हैं। उसके बाद एक और एग्जांपल प्रॉपर्ली हम ले लेंगे एंड देन स्विच स्टेटमेंट भी हम यहाँ पे एंड कर देते हैं, ओके। बेसिक है इसलिए मैं यहाँ पे इसको थोड़ा फास्ट में कवर कर रहा हूँ। चलिए ठीक है, और ये जो एग्जांपल है इसको मैं स्विच स्टेटमेंट में आपको अभी कन्वर्ट करके दिखाता हूं ताकि हमको मल्टीपल एल्स इफ इस तरह से यूज करने की जरूरत ना पड़े, ओके। बिकॉज ये कोड प्रॉपर्ली रीडेबल नहीं है, अगर इसके अलावा और भी कंडीशन यहाँ पे आती है तो मल्टीपल आपको करली ब्रैकेट्स वगैरह यूज करना पड़ेगा। इसलिए इसी एग्जांपल को हम कन्वर्ट किसके अंदर करेंगे, स्विच के अंदर कन्वर्ट करेंगे। चलिए, सो स्विच स्टेटमेंट, ओके। चलिए
तो क्या करना है, सिंपल स्विच एक्सप्रेशन को अगर आपको लिखना है तो क्या करना है आपको यहाँ पे, उस तरह से आपको यहाँ पे एग्जाम्पल भी इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। ओके चलिए, तो अब अगर मुझे स्विच का यहाँ पे एग्जाम्पल लेना है तो मल्टीपल कंडीशंस आपको यहाँ पे लगेंगी। तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पे एक बेसिक सा एग्जाम्पल लेते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे यूजर से एंटर करूंगा लेट। यूजर को क्या करना है, सिंपल यहाँ पे डे प्रोवाइड करना है। ओके, डे का नंबर प्रोवाइड करना है। ठीक है, यूजर को यहाँ पे क्या करना है, सिंपल डे का नंबर प्रोवाइड करना है। फॉर एग्जांपल यूजर ने यहाँ पे प्रोवाइड किया 3। ठीक है, तो मेरा रिक्वायरमेंट ये है कि अगर यूजर यहाँ पे 3 प्रोवाइड करता है तो जो भी हम यहाँ पे सीक्वेंस लिखेंगे उसके हिसाब से क्या होना चाहिए, वो डे प्रिंट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ पे वीक स्टार्ट किया मंडे से, ओके, फॉर एग्जाम्पल 1 मैंने मंडे को असाइन किया, 2 ट्यूसडे को, 3 वेडनेसडे को, तो जब हम यहाँ पे 3 लिखेंगे तो वेडनेसडे यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए। ओके, तो बस एक बेसिक सा एग्जांपल हम यहाँ पे देखते हैं। तो सिंपल मैं यहाँ पे लिखूंगा स्विच केस। स्विच केस के अंदर आपको यहाँ पे क्या लिखना है, डे लिखना है। ओके, अब सिंपल सी बात है, जब हम स्विच केस के अंदर यहाँ पे डे लिखेंगे तो यहाँ पे आपको फिलहाल कोई भी यहाँ पे कंपैरिजन ऑपरेटर या कोई ऑपरेटर आपको यूज करने की जरूरत नहीं है। क्यों? बिकॉज स्विच स्टेटमेंट के अंदर हम यहाँ पे यूज करते हैं केस कीवर्ड। ओके, और अगर आपका यहाँ का ये वैल्यू और अगर आपकी ये केस के बाद की लिखी हुई वैल्यू मैच हो जाती है तो क्या हो जाएगा, सिंपल आपका यहाँ पे वो ब्लॉक ऑफ कोड आपका यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। और फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे केस के अंदर 1 लिख दिया। ओके, और 1 पे हम क्या रिटर्न करना चाहते हैं, तो 1 पे मैंने यहाँ पे रिटर्न करना चाहता हूँ, फॉर एग्जाम्पल प्रिंट होना चाहिए यहाँ पे कंसोल के अंदर मंडे। ओके, 1 पे ये प्रिंट होना चाहिए। ओके, सो इसी तरह से मुझे क्या करना है, मल्टीपल केसेस को यहाँ पे लिखना है। ठीक है, देन फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे केस लिखता हूँ, केस मैंने यहाँ पे डिफाइन किया, देन उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग, एंड देन यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिंपल हम यहाँ पे लिखेंगे ट्यूसडे। ओके, जो भी स्पेलिंग होगा तो इस तरह से हम यहाँ पे लिखेंगे। तो इस तरह से मुझे यहाँ पे करना क्या है, मल्टीपल कंडीशंस मुझे यहाँ पे लिखनी है। टोटल 7 डेज है उसके हिसाब से। ओके, तो मैं इसी को ऐसे कॉपी करता हूँ, कॉपी करेंगे, पेस्ट करते हैं। ठीक है, केस 2 यहाँ पर, केस 3, केस 3 पे यहाँ पे वेडनेसडे आना चाहिए, तो मैं यहाँ पे जस्ट WED लिख देता हूँ। देन यहाँ पे केस 4 है तो यहाँ पे थर्सडे आना चाहिए, तो मैं यहाँ पे THUR लिख देता हूँ। यहाँ पे केस 5 है तो केस 5 यहाँ पे फ्राइडे आना चाहिए, तो मैं यहाँ पे फ्राइडे लिख देता हूँ। ओके, देन यहाँ पे केस 6 है। ओके, तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल सैटरडे आना चाहिए, इसलिए यहाँ पे सैटरडे लिख देते हैं। ओके, और यहाँ पे केस 7 है। ओके, एंड अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं फॉर एग्जाम्पल संडे। ओके, तो इस तरह से हमने क्या किया, यहाँ पे डेज को प्रोवाइड किया है। ओके, अब यूजर ने यहाँ पे एंटर किया है 3। ओके, अब अगर मैं यहाँ पे पेज को रिफ्रेश करूंगा तो होगा क्या, देखिए सिर्फ वेडनेसडे प्रिंट होना चाहिए था, बट वेडनेसडे के साथ क्या प्रिंट हो गया, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे प्रिंट हो गया। अगर फॉर एग्जांपल यूजर ने यहाँ पे प्रोवाइड किया 5, ओके, 5 पे क्या है, सो ये जो वैल्यू है ये यहाँ पर आएंगी डे 5 में। सो डे 5 की जो वैल्यू है वो केस के अंदर उस वैल्यू को चेक करेंगे, यहाँ पे 5 है क्या। सो अगर ये केस मैच होता है तो ही वो स्टेटमेंट आपका प्रिंट होगा। देन सी यहाँ पे फ्राइडे प्रिंट हो गया, बट प्रॉब्लम क्या है, सिर्फ फ्राइडे ही प्रिंट होना चाहिए था, बट हो क्या रहा है, सैटरडे एंड संडे प्रिंट हो रहा है। क्यों? बिकॉज यहाँ पे कंडीशन टर्मिनेट नहीं हो रही है। तो अगर आपको कंडीशन टर्मिनेट करना है तो हर एक कंडीशन को टर्मिनेट करने के लिए हम यूज करते हैं ब्रेक कीवर्ड। ओके, सो एवरी टाइम वी हैव टू यूज ब्रेक कीवर्ड आफ्टर कंडीशन। ओके, सो अगर आपकी कंडीशन मैच होती है, अगर वो ब्लॉक ऑफ कोड आपके यहाँ पे एग्जीक्यूट होता है, सो जब भी आपका यहाँ पे ब्लॉक ऑफ एग्जीक्यूट होगा तो उसको सेपरेटली आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इस तरह से आपको उस कंडीशन को आपको यहाँ पे ब्रेक करना पड़ेगा, ताकि आपका जो स्विच केस है वो आगे मल्टीपल कंडीशन को चेक ना करे। और इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ब्रेक कीवर्ड को हम यहाँ पे यूज करेंगे। अब अगर मैंने यहाँ पे डे 5 प्रोवाइड किया है तो करंटली आपके यहाँ पे फ्राइडे, सैटरडे, संडे विजिबल हो रहा है। जैसे हम यहाँ पे पेज को रिफ्रेश करेंगे तो देखिए अब आपको फ्राइडे ही विजिबल होगा। अगर मैं यहाँ पे 2 प्रोवाइड करता हूँ, पेज को रिफ्रेश करता हूँ, तो अब देखिए यहाँ पे ट्यूसडे ही प्रिंट होगा। अब वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे प्रिंट नहीं होगा। ओके, सो दिस इज द सिंपल कीवर्ड। ओके, अगर फॉर एग्जांपल एक काम करते हैं, ठीक है, अभी कहीं पर यहाँ पे ब्लैक कीवर्ड नहीं है। ओके, अगर मैं यहाँ पे पेज को रिफ्रेश करूंगा, देन सी ट्यूसडे तो प्रिंट हुआ, उसके बाद साथ बाकी की भी चीजें क्या होगी, यहाँ पे प्रिंट होगी। बट अगर मेरे पास यहाँ पे ब्रेक कीवर्ड अवेलेबल है और अगर हम यहाँ पे पेज को रिफ्रेश करते हैं तो सिर्फ उतना ही डेटा क्या होगा, आपका यहाँ पे प्रिंट होगा। बट प्रॉब्लम क्या है, अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे 10 प्रोवाइड किया तो मुझे बताइए आउटपुट क्या प्रिंट होगा यहाँ पे। एरर डिफॉल्ट Error. Right. ओके,
चलो पेज को रिफ्रेश करके देखते हैं। सो यहाँ पे कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, कंडीशन ही नहीं लिखा। सो अगर यूजर ने इस तरह से गलत प्रोवाइड किया तो आपको क्या करना चाहिए, आपको यहाँ पे प्रोवाइड करना चाहिए डिफॉल्ट कीवर्ड। ओके, और डिफॉल्ट में हम यहाँ पे लिखेंगे सिंपल, क्या लिखेंगे हम यहाँ पे डिफॉल्ट में हम यहाँ पे लिख देंगे एंटर वैलिड नंबर। ओके, या एंटर इनवैलिड फ्रॉम Invalid. या तो नंबर 1 to 7 आप यहाँ पे एंटर करो बस। तो यहाँ पे उसको एक मैसेज आ गया एंटर नंबर्स फ्रॉम 1 to 7, तो उसको पता चलेगा कि 1 से 7 के बीच में ही नंबर मुझे यहाँ पे एंटर करने हैं। तो इस तरह से यूजर यहाँ पे क्या कर सकता है, स्विच स्टेटमेंट का यूज कर सकता है। ओके, दिस इज द बेसिक ऑफ स्विच स्टेटमेंट। ओके, केस है यहाँ पे यूज किया हुआ, इस वैल्यू को मैच होगा, वैल्यू अगर मैच हो गया तो वो केस का जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पे आपका प्रिंट हो जाएगा। सो इतनी कंडीशन अगर मैं एलसिफ पे ट्राई करता तो कितने बार आपको एलसिफ ब्लॉक यूज करना पड़ता था, कर्ली ब्रैकेट यूज करने पड़ते थे। ओके, तो इससे बेटर है कि आप मल्टीपल एलसिफ यूज करने की जगह उसका अल्टरनेटिव है स्विच केस, आप इसे यूज कर सकते हो। ओके, ये क्लियर है यहां तक? यस एवरीवन? Yes, Yes. sir. ओके, सो Yes, sir. अब जो ऊपर हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया, अब इसके अंदर मुझे मल्टीपल एलसिफ स्टेटमेंट यूज करने ही नहीं है, मुझे यहाँ पे स्विच स्टेटमेंट यूज करना है, तो मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। सो अगर मुझे इसी पूरे फंक्शन को अगर मुझे कन्वर्ट करना है स्विच केस में तो कैसे करेंगे, चलिए ट्राई करके देखते हैं। अब फंक्शन नेम सेम नहीं होना चाहिए। ओके, सो डिस्काउंट ऑन शॉपिंग या ग्रोसरी। ओके, इस तरह से मैं यहाँ पे लिख दिया। ओके, ये मेरा फंक्शन है एंड देन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ग्रोसरी। ओके, तो इस तरह से हमने यहाँ पे लिख दिया, फंक्शन नेम मैंने जस्ट चेंज किया है। ओके, जस्ट यहाँ पे प्राइस था तो मैंने यहाँ पे ग्रोसरी लिख दिया। चलिए, अब मुझे करना है इसको कन्वर्ट, किस में कन्वर्ट करना है, स्विच केस में कन्वर्ट करना है। तो एक काम करेंगे हम यहाँ पे ये पूरा ऐसे हटा देते हैं, सिर्फ ये जो पूरा ही हटा देते हैं। चलो, ओके, चलिए अब यूजर क्या एंटर करने वाला है, यूजर प्राइस एंटर करने वाला है। सो प्राइस यहाँ पर ही रहेगा। ओके, देन डिस्काउंट आपको लगाना है तो लेट है पे डिस्काउंट भी आपका यहाँ पर ही आएगा। ओके, अब आपको यूज करना है पे स्विच स्टेटमेंट। ओके, तो स्विच स्टेटमेंट हम यहाँ पे यूज करेंगे। अब अगर फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट स्विच लिखते हो, ओके, और अगर आप स्विच स्टेटमेंट पे क्लिक करते हो तो स्विच का स्ट्रक्चर डायरेक्टली आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक मिल जाता है। ओके, बट अगर आपको मैन्युअली टाइप करना है तो आप मैन्युअली भी यहाँ पे टाइप वगैरह कर सकते हो। ओके, बट अगर आपको बाय डिफॉल्ट चाहिए तो जस्ट आप यहाँ पे स्विच लिखो, यहाँ पे सेकंड ऑप्शन पे क्लिक कीजिए स्विच स्टेटमेंट पे, उसका सिंटेक्स आपको डायरेक्टली यहाँ पे मिल जाएगा। चलिए, तो अब क्या कर सकते हैं, अब मुझे बताइए वो जो आपने इफ स्टेटमेंट यूज किए थे, यहाँ पे आपने इफ के पास हर वक्त कंडीशन चेक की थी, तो आप मुझे बताइए केस के पास हम कंडीशन चेक कर सकते हैं क्या, यस और नो? केस की जगह जैसे हमने नंबर प्रोवाइड किए थे उसकी जगह कंडीशन हम यूज कर सकते हैं क्या यहाँ पे चेक करने के लिए? Yes, sir. कर सकते हैं, राइट। ओके, बस कंडीशन लिख दो यहाँ पे। क्या कंडीशन लिखेंगे हम यहाँ पे, कंडीशन हम यहाँ पे ये लिखेंगे कि अगर आपका प्राइस ग्रेटर देन इक्वल टू 5000 है, ओके, अगर आपका प्राइस ग्रेटर देन 5000 है तो आपका डिस्काउंट क्या होना चाहिए, सो डिस्काउंट आपका यहाँ पे होना चाहिए। ओके, डिस्काउंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए यहाँ पे 25%। ओके, एंड देन आपको पता है कि हर एक केस को कंप्लीट करने के बाद आपको स्टेटमेंट को ब्रेक करना है। ठीक है, देन उसके बाद फिर से आप यहाँ पे केस लगाएंगे, देन आप फिर से यहाँ पे प्राइस को चेक करेंगे। ओके, प्राइस कैसे चेक करेंगे हम यहाँ पे, सिंपल यहाँ पे चेक करेंगे प्राइस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3000। अगर 3000 है तो डिस्काउंट क्या आएगा, डिस्काउंट जो भी आपने यहाँ पे इंप्लीमेंट किया है 10%, वो आपका यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा और इसको आपको क्या करना है, यहाँ पे ब्रेक करना है। ओके, मींस केस कीवर्ड के आगे आप यहाँ पे कंडीशन को भी क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। चलिए, देन यहाँ पे हम लिखेंगे 2000 अगर है तो 5% का डिस्काउंट यहाँ पे आएगा। ठीक है, देन अब अगर फॉर एग्जांपल अब आपका यहाँ पे प्राइस कम है तो डिफॉल्ट क्या आएगा, और डिफॉल्ट में आपको यहाँ पे डिस्काउंट क्या लिखना पड़ेगा, सिंपल यहाँ पे डिस्काउंट आपका रहेगा यहाँ पे 0। जैसे अगर प्राइस आपका 2000 की बिलो है तो डिस्काउंट नहीं मिलेगा, तो जस्ट मैंने क्या कर दिया, वो जो वैल्यू है वो मैंने यहाँ पे डिफॉल्ट में लिख दिया। तो देखिए, जो आपने यहाँ पे मल्टीपल एल्सिफ स्टेटमेंट यूज किए थे, ओके, उसको मैंने कन्वर्ट कर दिया स्विच के अंदर। ओके, बस अब क्या करना है, आपने यहाँ पे इतना लिख दिया। अब स्विच स्टेटमेंट के बाहर आपको क्या करना है, यहाँ पे आपका जो फॉर्मूला था उसे आपको यूज करना है। तो ये जो पूरा फॉर्मूला है इसको मैं ऐसे कॉपी करते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, बिकॉज ये फॉर्मूला आपको पता है कि कैसे हमने यहाँ पे प्राइस को वगैरह कैलकुलेट किया। अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज। अब मुझे बताइए, मैंने इतना सारा ये कंटेंट लिख दिया है तो आपको ये बताना है कि अभी आउटपुट प्रिंट होगा या नहीं होगा।
क्या क्या लिखे हमने, केसेस लिखे, कंडीशंस लिखी, कंडीशंस के ऊपर कौन सा डिस्काउंट लगना चाहिए वो हमने यहाँ पे लिख दिया। ओके, बिकॉज केस जब आप यूज करते हो यहाँ पे अपने कंडीशन लिखते हो एंड कंडीशन के बाद यहाँ पे कोलन प्रोवाइड करते हो, इक्वल टू प्रोवाइड नहीं होता है, यहाँ पे कोलन प्रोवाइड होता है। ओके, और करली ब्रैकेट यहाँ पे यूज नहीं होते हैं। एंड देन हर एक कंडीशन को चेक करने के बाद आपको यहाँ पे ब्रेक यूज करना जरूरी होता है। सो आपने इस तरह से यहाँ पे लिख दिया। तो अब आपको ये बताना है कि ये जो की है, जो मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है, यहाँ पर हम लिखेंगे क्या। डिस्काउंट प्राइस डिस्काउंट प्राइस टोटल बिल ओके, अब मुझे बताइए मैंने क्या कहा था कि ये जो वैल्यू है ये केस के आगे जो आपने यहाँ पे लिखा है ये मैच होना चाहिए। ओके, ये वैल्यू और ये वैल्यू मैच होना चाहिए। सो ये वैल्यू कहाँ से आएगा, यूजर से आ रहा है 6। सो ये 6 अगर यहाँ पे मैच हो गया तो वो डेटा जो है या जो ब्लॉक ऑफ कोड है वो एग्जीक्यूट होगा। अब मुझे बताइए ये जो केस है, इस केस का आंसर क्या आएगा, जितना हमने हाईलाइट किया है इसका आंसर क्या आएगा। ट्रू और फॉल्स। यस, मींस ये जो मैंने यहाँ पे एक कंपैरिजन ऑपरेटर यूज किया है, तो आपको पता है कि कंपैरिजन ऑपरेटर ऑलवेज रिटर्न अ बूलियन एक्सप्रेशन। तो अगर फॉर एग्जांपल ये कंडीशन का आंसर अगर ट्रू आता है तो ये ट्रू किससे मैच होना चाहिए, यहाँ पर मैच होना चाहिए। तो इंस्टेड ऑफ प्राइस एंड डिस्काउंट आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, बस हो गया। बस इतना ही यहाँ पे कंफ्यूजन होता है कि स्विच का जो पैरामीटर्स है इसके अंदर हम एग्जैक्टली लिखे क्या। ओके, तो आपको जस्ट एक लॉजिक याद रखना है कि जो भी आप यहाँ पे लिखेंगे वो आपके केस के आगे जो लिखा है उससे मैच होना चाहिए। अगर वो मैच हो गया तो आपका स्टेटमेंट यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, तो आपको यहाँ पे लिखना है ट्रू। अब मुझे बताइए अगर आप यहाँ पे ट्रू की जगह प्राइस लिखते थे तो प्राइस में 5000 लिखता था, तो ये प्राइस और ये वैल्यू मैच होता था क्या, नहीं होता था। बिकॉज ये जो पैरामीटर्स के अंदर मैंने एक्सप्रेशन लिखा है ये कंपैरिजन ऑपरेटर है, और कंपैरिजन ऑपरेटर ऑलवेज रिटर्न अ बूलियन एक्सप्रेशन, और जब जब आपको बूलियन एक्सप्रेशन मिलेंगे तो ट्रू एंड फॉल्स ही मिलेगा। तो दैट्स व्हाई आपको यहाँ पे ट्रू यूज करना जरूरी है। सो स्विच केस के अंदर जरूरी नहीं है कि आपको डायरेक्टली वेरिएबल की वैल्यू ही लिखनी है या वेरिएबल को ही कॉल करना है, आप यहाँ पे बूलियन एक्सप्रेशन को भी लिख सकते हो। और अगर मैंने यहाँ पे 4000 इस तरह से प्रोवाइड किया है और अगर हम पेज को रिफ्रेश करते हैं देन सी आपको सेम आंसर यहाँ पे विजिबल हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे क्या किया, ओके मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल मेरा जो प्राइस है वो 1000 का है। अब 1000 पे कोई डिस्काउंट नहीं है तो यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे जो आपका फाइनल बिल है वो 1000 का है। सो आफ्टर 0% डिस्काउंट आपका बिल भी क्या रहेगा, यहाँ पे 1000 ही रहेगा, यहाँ पर कोई भी डिस्काउंट प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। तो अगर आपको इस तरह से कोडिंग करना है या आपके प्रोजेक्ट के अंदर अगर आपको इस तरह से कोई फंक्शनलिटी अप्लाई करना है तो नेवर यूज एल्स इफ स्टेटमेंट, ओके ऑलवेज यूज स्विच स्टेटमेंट, बिकॉज वो उसी के लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं। क्लियर है क्या, यस एवरीवन? यस सर। ओके चलिए, तो यहाँ पर आपका एंड होता है कंडीशनल स्टेटमेंट। ओके, अब मैं ऐसा कंसिडर करता हूँ कि आपको बेसिक एल्स इफ स्टेटमेंट आते हैं, ओके इसलिए मैंने इस पे ज्यादा एग्जांपल नहीं लिए। ओके, बट मैं कुछ टास्क आपको कल मॉर्निंग में प्रोवाइड कराऊंगा, आप उसका प्रैक्टिस कर लेना। अगर उसमें कोई डाउट आता है टास्क के अंदर तो आप मुझे पूछ लेना कि सर ये टास्क नहीं समझ में आया, आप इसका आंसर बताइए। ओके, तो जो भी थ्योरेटिकल पार्ट था वो तो मैंने सारी चीजें यहाँ पे अपलोड करके दे दी है आपको। ओके, जो भी यहाँ पे हमने आज सीखा है उसका पूरा आउटपुट आपके सामने है, कोड भी है और थ्योरेटिकल पार्ट भी है। तो प्लीज आप एक बार इसे कंप्लीट कर लेना, बिकॉज ये अब पूरा बेसिक आपका कंप्लीट हो चुका है। अब कल से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक भी हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे कवर करने वाले हैं। ओके चलिए, कोई डाउट है आज किसी को? यस एनीवन? नो सर। ओके ठीक है, चलेगा, सर। ठीक है। सो आप लोग लिफ्ट कर सकते हो, जो भी टास्क रिलेटेड है वो सारे टास्क मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा दूंगा मॉर्निंग तक। तो कल जब भी आपको दोपहर में टाइम मिलता है तब उन आप टास्क को सॉल्व कीजिए। ओके, बेसिक से टास्क है वो आपको आ जाएगी, अगर नहीं आता है तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, डोंट वरी। ठीक है हेलो सर। ये इसका, हाँ बोलिए। सर थोड़ा क्लास का टाइमिंग कम कर दीजिए ना। क्लास का टाइमिंग क्या, ठीक है वैसे 7:30 तक ही लेना था मुझे, बट अभी 6:15 को सब स्टूडेंट लेट ज्वाइन होते हैं इसलिए फिर वो थोड़ा इंक्रीज हो गया। ठीक है, बट हम 7:30 तक ही रखेंगे। ओके, बस आप लोग जल्दी ज्वाइन हो जाइए, मीन्स 6:05 या 6:10 तक हमारा सेशन स्टार्ट हो जाना चाहिए। अगर ओके उतना सर। सेशन स्टार्ट हो गया तो फिर हम सेशन टाइमिंग हमारा कम कर लेंगे 7:30 तक ही। यस। ओके ठीक है, चलेंगे।
चलिए देन थैंक यू बाय, एंड कल बाकी सब लोग ज्वाइन करेंगे, कल से हम इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। चलिए बाय। Thank you, sir. Thank you. यस वेलकम, बाय।